अच्छा बेटा, कल हमने प्योर सिंगल एंट्री के बारे में ये बात कर ली थी कि हमारे पास सिर्फ बिगिनिंग एसेट्स, बिगिनिंग लायबिलिटी, एंडिंग एसेट, एंडिंग लायबिलिटी का डाटा होता है और साल के दौरान की ड्राइंग और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसका डाटा हमारे पास होता है, जिसकी मदद से हम लोग डायरेक्टली तो प्रॉफिट रेवेन्यू एक्सपेंस की मदद से नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई डाटा रेवेन्यू एक्सपेंस का हमारे पास होता ही नहीं है प्योर सिंगल एंट्री। इसके बाद आप सिंगल एंट्री का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे ना, दैट इज मिक्स सिंगल एंट्री, उसमें आपके पास डाटा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारा स्टेप सबसे पहले क्या होता है कि बिगिनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं इफ दे आर नॉट गिवन, ताकि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना सकें, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का जो फॉर्मेट इसमें यूज होता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और वो ये फॉर्मेट है कि आपको एंडिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड करना है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और बिगिनिंग कैपिटल को इसमें से लेस करके अनएडजस्टेड प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद देखें आगे और भी काम होंगे। अनएडजस्टेड प्रॉफिट के बाद आप उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करेंगे, प्रीपेड वगैरह को और अदर इनकम को ऐड करेंगे, इंटरेस्ट और टैक्स भी लेस करेंगे। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी और हमने 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। मिस्टर अली का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और इसके अलावा ये आलम वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, और हमने एग्जाम्पल्स दी थी कुछ सही। तो इसमें एक और क्वेश्चन नंबर 4 आए थे, इसके बाद हैंड आउट खत्म हो जाएगा। फिर मैंने मजीद आपको एक हैंड आउट भेजा, उसमें प्योर सिंगल एंट्री के 8 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से जो डिफरेंट होंगे ना वो आप मुझसे करवा लीजिएगा, बाकी जो सिमिलर होंगे वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रखिएगा और कर लीजिएगा उसको। इसे पढ़ लेते हैं, इसमें भी वही चीज़ है सारी, कोई नई बात नहीं है, एक आध नई बात होगी शायद। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ फरहान काजी। फरहान काजी की बुक्स का डाटा है और वो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं, वो इन्होंने दिया हुआ है कि बिगिनिंग डाटा में Jan 1 लिख दिया है इन्होंने। इसका मतलब है Jan 1 2008 को इनका मतलब अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ। बिजनेस तो पहले से शुरू हुआ होगा ना, क्योंकि डिफरेंट एसेट नजर आ रहे हैं, जैसे अकाउंट रिसीवेबल है और एंडिंग डाटा भी दे दिया। अब इसमें अकाउंट हेड की नेचर आपको पता होनी चाहिए ताकि आप बिगिनिंग और एंडिंग कैपिटल निकाल सकें। कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक दे आर करंट एसेट, मर्चेंडाइज करंट एसेट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये आपको पता है इसकी नेचर क्या होती है। आई हैव टोल्ड यू दिस इन वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो आपको बतानी है ना ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर की नेचर। लायबिलिटी, कस्टमर से एडवांस हमें मिला है ना, हमने एडवांस थोड़ी दिया। व्हीकल एसेट, लोन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को लोन दिया है तो रिसीवेबल है ना, एम्प्लॉइज को जो लोन दिया है वो तो आपको रिसीव करना है ना, तो रिसीवेबल है ये एसेट है आपका। अकाउंट रिसीवेबल भी आपका एसेट है, कस्टमर से पैसे लेने। लैंड भी आपका एसेट है, तो एक ही लायबिलिटी है, दैट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो आप सारे एसेट को ऐड करके एडवांस फ्रॉम कस्टमर लेस करेंगे तो आपका बिगिनिंग कैपिटल आ जाएगा, और एंडिंग कैपिटल भी इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। लैंड Jan 1 को हमारे पास मौजूद नहीं है और पीरियड के एंड में आ रही है, तो या तो ये लैंड परचेज हुई होगी या ये लैंड इन्वेस्ट हुई होगी। और इन्होंने नीचे हमें देखें 4th पॉइंट में दिया हुआ है, Jan 5 को फरहान काजी 2 लाख रुपए की लैंड लेके आया था, वो उसकी पर्सनल लैंड थी, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी उसने, तो ये इन्वेस्टमेंट है। दिस इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से देता था ना, इस दफा उसने 2 लाख रुपए बताए कि लैंड उसने इन्वेस्ट की है, तो दिस इज व्हाट एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का टाइटल नहीं लिखा बस में, लेकिन ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। तो जहां जहां एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेके जाते थे ना, वहां 2 लाख रुपए को लेके जाएंगे टिक टिक के बगैर। अब इस क्वेश्चन में और देखें, डाटा पर देखें, इसकी लैंड तो इसकी तो एंट्री बन चुकी है साल के दौरान, हमें तो एंट्री बनानी ही नहीं है ना, पैन टिक टिक करना है, हमें एंट्री नहीं बनानी, इसकी एंट्री बन चुकी है साल के दौरान इसकी। ये तो ये इस वजह से दे रहा है ताकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में हम इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट को ले जा सकें और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट को ले जा सकें। मालूम सलाम। इसके अलावा देखिए क्या है, नंबर 1 पहला डाटा क्या है, बैंक स्टेटमेंट ने शो किया है कि 5,000 रुपए कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई भी, जिसकी वजह से जो हमारे एंडिंग एसेट्स हैं इसमें 2 चीजों में तब्दीली आएंगी। एक तो बैंक बढ़ेगा, जो बैंक 75 नजर आ रहा है ना, ये 5,000 रुपए उसमें बढ़ा देंगे हम, और जो अकाउंट रिसीवेबल नजर आ रहा है हमारे पास 1,10,000, उसमें से 5,000 हम कम कर देंगे, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल 1,10,000 नहीं है, हमें पता नहीं था ना, इस वजह से हमने अकाउंट रिसीवेबल को 1,10,000 लिखा हुआ है।
बैंक स्टेटमेंट आने के बाद हमें मालूम चला कि 5,000 तो कलेक्ट हो गए कस्टमर से, तो हम दो एसेट्स में चेंजेस करेंगे, लेकिन इससे टोटल एसेट में कोई तब्दीली थोड़ी आएगी, ना कैपिटल में तब्दीली आएगी। इसी वजह से प्रॉफिट में ये एडजस्ट नहीं होगा। यानी जो पहला नंबर पॉइंट है, इससे प्रॉफिट में कोई ऐड लेस नहीं करना है आपको, जस्ट इसकी एंट्री बनाकर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जब आप बैंक लेके जाएंगे तो 80 लेके जाएंगे और एडवांस अकाउंट डिसिप्लिन लेके जाएंगे तो वो 1,05,000 लेके जाएंगे। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। वजह मैंने बता दी है कि ये एसेट में कोई चेंज लेके नहीं आ रहा, एक एसेट बढ़ रहा है दूसरा एसेट कम हो रहा है, टोटल तो वही है। बाकी अनपेड सैलरी की एंट्री बनेगी एडजस्टिंग, प्रीपेड की तो बनती नहीं है, आपको मालूम है, अनलेस प्रीपेड ऊपर ना दिया हो। क्या प्रीपेड सैलरी ऊपर दिया हुआ है? नहीं है, तो इसकी एंट्री नहीं बनेगी, बट डायरेक्ट इसे इनकम में ऐड करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करेंट एसेट में लिखेंगे। और व्हीकल का इन्होंने डेप्रिसिएशन बताया 10%, व्हीकल कितने की है? 3 लाख, इस पर 10% लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, इसके बाद हमारे पास खत्म हो गया ना। तो सबसे पहले तो आप मुझे बिगिनिंग कैपिटल निकलवाइए और एंडिंग कैपिटल निकलवाइए। क्या नाम है? काजी नाम है ना, फरहान काजी, ये आ गया काजी। चले, सबसे पहले हम बिगिनिंग और एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो क्या क्या टाइटल्स हमें नजर आ रहे हैं? कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, कैश ऑन हैंड, कैश ऑन, कैश एट बैंक। मैं कंसिडरेबल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब आप लोग जो मैंने हैंड आउट दिया ना उसमें आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसमें अगर माइनर सी कोई एडिशनल बात है तो डिस्कस करके खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिक्सिंग एंट्री करवाऊंगा। मिक्सिंग एंट्री के लिए कंट्रोल अकाउंट डिवाइस करके आइएगा। उसके बाद आप सारे एसेट लिखवाएं, पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर से लिखना जरूरी नहीं है, जो लिखा हुआ है वो लिख दें आप। उसके बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो लाइबिलिटी है, सही है, तो फिर उसके बाद व्हीकल और लोन टू एम्प्लॉइज, और बेटा क्या है? अकाउंट रिसीवेबल और लैंड, अकाउंट रिसीवेबल एंड लैंड, ये हमने लिख दिया सारे एसेट्स। इनको टोटल करेंगे, दिस इज टोटल एसेट्स, और इसमें से लेस कर लेंगे लाइबिलिटी, और एक ही लाइबिलिटी है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एम्प्लॉइज को लोन दिया है ना आपने, वो पैसा एम्प्लॉय आपको वापस करेगा ना, इसका मतलब है वो पैसा आपको एम्प्लॉय से रिसीव करना है, वो आपका एसेट है। लोन तो एम्प्लॉय के लिए है, वो हमारे लोन थोड़ी है। अब लोन इन्होंने क्यों लिखा है इसमें? बेटा मैं उनसे बात कर रहा हूं, लोन हमने क्यों लिखा है? इन्होंने लोन क्यों लिखा है? कि नॉर्मली स्टूडेंट समझता है लोन मतलब लाइबिलिटी। ये देखना पड़ेगा ना, लोन हमने लिया है या हमने दिया है? ये हमने लिया थोड़ी है लोन। आप एम्प्लॉइज से लोन लेंगी, हमने तो एम्प्लॉइज को लोन दिया है। लोन दिया है मतलब ये पैसा हमारा है, तो इस पर हमारा राइट है, तो ये हमारा एसेट है, ये हम उससे रिसीव करेंगे। दूसरी चीज, अगर एम्प्लॉय भाग जाता है तो ये फिर हमारा लॉस हो जाएगा, वो सही है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ ना, अभी तो लोन एम्प्लॉय से हमें रिसीव करना है, तो ये हमारा एसेट है। ये लेस करेंगे तो आपके कैपिटल आ जाएंगे, बिगिनिंग एंड एंडिंग बोथ। अब आप मुझे अमाउंट्स लिखवाइए। कोशिश किया करें जब कोई एक बंदा सवाल पूछे तो मुझे उसकी बात का आंसर दे दें, फिर उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछें, बीच में जो है लुक में ना दें। अब मुझे बताएं 50, 50, 25, 50, सही है, तो हम लिख लेंगे इसको 50,000, 50,000, 25,000 और 50,000। अच्छा ये गलत कर रहे हैं, 50, बैंक भी 50, इन्वेंट्री 25,000 और व्हीकल 3 लाख, फिर 1 लाख और 1,25,000, सही है ना भाई? 3 लाख, 1 लाख, 1,25,000, और लैंड जो है वो 0 थी, तो हमने 0 लिख दिया। अब इसके बाद आप आएंगे एंडिंग में। एंडिंग में क्या क्या है? 75, 75, 80, 75,000, 75,000 और 80,000। इसके बाद हमारे पास क्या है? 3,80,000, 1,10,000, 3,80,000 एंड 1,10,000। अभी 2 लाख की हमारे पास लैंड भी आ गई। अब इनको सम करके टोटल एसेट निकाल लेंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। अगर आपको बातें नहीं पता जो हमने बताई, फिर आप घूम जाएंगे और कुछ का कुछ करके आ जाएंगे। एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना है बेटा? पहले 50 था, सॉरी
50 था, 20 है, सही है। तो 50,000 इधर से लेस करेंगे लाइबिलिटी और 20,000 यहाँ से लेस करेंगे लाइबिलिटी। अब आपके पास देखें बिगिनिंग एंड एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया। ये तो आपको पहले से आता था, बस इसमें टाइटल्स कुछ ऐसे नजर आ गए आपको, इसकी वजह से नेचर ना मालूम होने की वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम था। अब हम निकाले, पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। अब एडजस्टिंग एंट्रीज किस किस चीज की बनती है इसका सेंस होना चाहिए। जैसे पहला वाला एडजस्टिंग एंट्री तो नहीं है, बट दिस इज अनरिकॉर्डेड एंड टू साइडेड चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई ना, बैंक भी नहीं बढ़ाया हमने और अकाउंट रिसीव भी कम नहीं किया, तो इस एंट्री को हम यहाँ बनाएंगे। दिस इज नॉट एडजस्टिंग एंट्री, लेकिन हम इसे पास कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके इम्पैक्ट दिखाने हैं। कहाँ कहाँ दिखाने, अकाउंट रिसीवेबल भी कम करना है और बैंक भी बढ़ाना है। नरेशन टू रिकॉर्ड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अच्छा, इसकी अमाउंट कितनी है? 5,000। दिस इज नॉट एडजस्टिंग एंट्री। क्या आपने एडजस्टिंग एंट्री कोई ऐसी पढ़ी थी इसमें सारे टाइटल बैलेंस शीट किया, सारे टाइटल इनकम स्टेटमेंट किया हो? नहीं। एडजस्टिंग एंट्री में एक टाइटल इनकम स्टेटमेंट का, एक टाइटल बैलेंस शीट का होता है। दूसरी चीज, ये एडजस्टिंग एंट्री आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी इस तरीके से, तो ये तो एडजस्टिंग एंट्री है भी नहीं है, नॉर्मल एंट्री है। तो बैंक में पैसा बढ़ गया, रिसीवेबल कम करना है, लेकिन ये हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें इसके इम्पैक्ट दिखाने हैं। कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे। नंबर टू हमारी एडजस्टिंग एंट्री है, लेकिन इसमें सिर्फ अनपेड सैलरी वाली है, प्रीपेड वाली नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। कैसे? 15,000 से कैश या बैंक हमने कम कर दिया होगा पहले से, लेकिन जो प्रीपेड सैलरी है वो यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए था। कल मैं बता चुका हूँ इस बारे में आपको, इस पे ही तो बहस हुई थी कि कोई एसिड या कोई लाइबिलिटी वगैरह ना लिखी हो तो क्या करेंगे। अब उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट। कल की बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी प्योर सिंगल एंट्री के लिहाज से। तो रिकॉर्ड सैलरीज पेएबल। आज हमारा समझ जाए प्रैक्टिस सेशन है और जो जो मसाइल क्वेश्चंस के अंदर नमूदार हो सकते हैं या दो डिफरेंट तरीके से सवाल आ सकता है वो हम देख रहे हैं। बाकी हम सारी बातें प्योर सिंगल एंट्री की नॉर्मली जो होती हैं वो हम कर चुके हैं। कितना है? 10,000। लेकिन आप क्वेश्चन उठाएंगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको। 3 डेप्रिसिएशन व्हीकल पर 10%, 3 लाख का 10%, 30,000। तो क्या एंट्री बनाएंगे आप बोलेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। देखें, आपको मैंने 2 दिन पहले बल्कि 1 हफ्ते पहले बता दिया कि पूरा कंट्रोल अकाउंट रिवाइज करके आना फिक्सिंग एंट्री के लिए। अब अगर आप रिवाइज करके नहीं आते तो आपको मसला होगा। मैं दोबारा आखिरी दफा बोल रहा हूं, कंट्रोल अकाउंट पढ़ के आना, राइटिंग में प्रैक्टिस कर लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल क्रेडिट। अब इसका अमाउंट लिखेंगे हम कैसे? 3 लाख रुपए का कितना परसेंट? 10%। $30,000 आ जाएगा। वो जगह नहीं है ना, इस वजह से मैंने नहीं किया उधर, लेकिन हम जहां जगह बचती है वहां पे कर दो, क्योंकि उसकी भी वही कैलकुलेशन है, उसकी भी वही कैलकुलेशन है। रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा आप बताइए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अनरिकॉर्डेड एसेट्स को ऐड क्यों करते हैं? नहीं है तो फिर ये कैसे समझोगे? हम तो उसी चीज के बारे में बार बार बात करेंगे। आज आना चाहिए ना क्लास में बेटा, इस तरीके से तो फिर आपको मुश्किल लगेगा। दूसरी चीज है कि अगर आप नहीं आते हो तो आप पढ़ के तो आओ, किसी से पूछो या फिर कुछ भी देखो, हैंडआउट तो कम से कम देख के आओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू मिस द क्लास। सर में दर्द हो जाएगा आपके अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो सोचते ही रहेंगे क्या हो रहा है। बहरहाल इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। ड्राइंग और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की मैंने मना की थी एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है। देखिए ना, लैंड बड़ी थी, लैंड तो हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने का तरीका जो बताया था वही फॉलो होगा, कोई चेंज नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल एंडिंग। कितना है कैपिटल एंडिंग हमारे पास? 9 लाख नजर आ रहा है आपको? 9 लाख। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग, और ड्राइंग इस क्वेश्चन में है। ड्राइंग इधर कहीं पे नजर नहीं आ रही, तो ड्राइंग वाला
जो पोर्शन है वो गायब हो जाएगा। ड्राइंग के बाद सब टोटल आता था, सब टोटल के बाद बिगिनिंग कैपिटल और एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेस होती थी ना, तो वो करेंगे आप। जो स्टेप नहीं है उसको स्किप कर देंगे, लेस करेंगे कैपिटल, बिगिनिंग और इसके अलावा एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब इन्होंने देखे इस क्वेश्चन में डिफरेंट काम किए हैं। एक तो जो स्टूडेंट है ना वो लोन टू एम्प्लॉयज की वजह से परेशान होगा, और ये क्वेश्चन जो है ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर से भी परेशान होगा, उसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर पता नहीं होता। आप लोग तो टॉपिक पढ़ के आ रहे हो ना, ये जहां से मैंने सवाल उठाया ना उसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर पता नहीं होता, तो ये दो टाइटल से परेशान होगा वो। और इसके अलावा वो ये भी सोचेगा यार ड्राइंग तो है ही नहीं, मैं ड्राइंग का क्या करूं, वो ड्राइंग खुद से बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जो नहीं है उसे इग्नोर कर दें आप। अब बिगिनिंग कैपिटल कितना है 6 लाख, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट देख चुके हैं 2 लाख रुपए की लैंड उसने इन्वेस्ट की है। अब वो ये कहता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, लैंड कैसे एडिशनल इन्वेस्ट हो सकती है? कोई भी ऐसी इन्वेस्ट हो सकता है भाई, लैंड इन्वेस्ट करे, बिल्डिंग इन्वेस्ट करे, कैश इन्वेस्ट करे, बैंक में इन्वेस्ट करे, कोई एसिड अगर बिजनेस में आ गया तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। आप इसको ऐड कर लें, बस खत्म। एडिशनल इन्वेस्टमेंट ही क्या आपने वाली एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैश के टाइटल के साथ लिखी थी जी। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, अनएडजस्टेड प्रॉफिट। बाकी सॉरी लेस होगा। वो जो आप लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है ना, उस बैलेंस शीट में लैंड लिखेंगे आप, वो तो ऑलरेडी आएगा। दिस इज व्हाट अनएडजस्टेड प्रॉफिट। अब इसमें से सारे के सारे एक्सपेंसेस को पहले लेस करेंगे, उसके बाद कोई अदर रेवेन्यू या प्रीपेड है तो उसको ऐड करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसिड ऐड होता है, इंटरेस्ट और टैक्स, ये सारी चीजें देखिए मैंने कल फॉर्मेट में आपको बता दी थी। इस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है कि पहले एक्सपेंसेस लेस होंगे, फिर कोई ऐड प्रीपेड लिखा है ना, प्रीपेड तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है मैंने, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसिड हो वो यहाँ ऐड होता है, और फिर कोई अदर रेवेन्यू वो ऐड होगी, और इंटरेस्ट और टैक्स लेस करेंगे। ये पूरा फुल फॉर्मेट है, ये मैंने डायरेक्ट आपके सामने नहीं रखा था। पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन पढ़ाया उसमें अनएडजस्टेड प्रॉफिट से आगे कुछ बताया ही नहीं था। फिर मैंने यहाँ बताया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ से आ गए, हालांकि इसमें एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होते। एक एक चीज जब आ रही है तो मैं उसकी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ आप कि भाई ये एक्सपेंसेस कहाँ से आ गए। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सिंगल एंट्री के अंदर जो है वो एक्सपेंसेस तो होते नहीं है रिकॉर्ड साल के दौरान के, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में लेस क्यों करते हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? हम बहरहाल देख लें भाई, पढ़ लें सही तरीके से, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें पर पूछता है आपसे। लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखिए क्या क्या है, यहां से एक्सपेंसेस उठाए जाएंगे क्योंकि साल के दौरान तो रिकॉर्ड ही नहीं होते। 2 एक्सपेंस नजर आ रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 10 और 30, बस। पहली वाली एंट्री में कोई एक्सपेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस कितना था 10 और ये 30,000, इन दोनों को ऐड करके यहां लाएंगे और इसको बोलेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे इसको अपने अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से। अभी तक कोई नई बात आई है? नहीं आई ना भाई। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमारे पास जो आता है वो कहलाता है क्या, नेट प्रॉफिट। लेकिन हम ये देख लेंगे कि हमारे पास जो अदर एलिमेंट्स हैं वो हैं या नहीं। अदर चीजें क्या है, कोई प्रीपेड, तो देखिए यहाँ पर एक प्रीपेड नजर आ रहा है हमें जो अनरिकॉर्डेड था। कोई और एसिड जो अनरिकॉर्डेड है वो कौन सा है, प्रीपेड 15,000, प्रीपेड सैलरी है ये, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे आप, ऐड। क्यों ऐड होता है आप टोल्ड यू, ओके। प्रीपेड सैलरीज कितनी थी वो, प्रीपेड सैलरी है 15,000, ये रही 15,000, ये हम ऐड कर लेंगे। सॉरी, यहां पे आप क्या लिखेंगे, इनकम बिफोर प्रीपेड सैलरीज। अब इसे प्रीपेड सैलरी ऐड करेंगे, कितनी प्रीपेड सैलरी थी, 15,000, ये हमारी ऐड हो जाएगी। तो ये जो आ रही है वो क्या होनी चाहिए, नेट इनकम। अब आप देखें जो आपको फुल फॉर्मेट बताया था उसमें और क्या चीज थी, प्रीपेड के अलावा अदर कोई रेवेन्यू, कोई अदर रेवेन्यू सवाल में कहीं नजर नहीं आ रही है, इंटरेस्ट भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है। तो बस हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है वो कंप्लीट हो गया, ये हमारी नेट इनकम कहलाएगी। दिस इज अवर नेट इनकम। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कोई नई चीज नहीं है। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में भी देखिए क्या करना है आपको, सारे एसिड और लायबिलिटी कल मैंने बताया था ना आपको कि आप एंड वाले डाटा से उठाएंगे। ये रहा एंड वाला डाटा,
इस एंड वाले डाटा में कौन सी चीज अनरिकॉर्डेड है? 15,000 का प्रीपेड, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जो चीजें एडजस्टमेंट में आई हैं, एडजस्टमेंट में क्या आया है जो बैलेंस शीट में आता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सैलरी पेबल, ये भी जाएगा उधर। और ये दो चीजें चेंज होंगी, बैंक बढ़ेगा और अकाउंट रिसीवेबल कम होगा, बाकी कुछ भी नहीं, कोई डाटा ही नहीं है, खत्म हो गया ये। तो हम फरहान काजी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? करंट एसेट्स। अब करंट एसेट में क्या क्या है? अब इधर सीक्वेंस से लिखना पड़ेगा, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर के लिहाज से लिखना पड़ेगा। कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक 75 एंडिंग लिखना है सारा। कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों 75,000 है। इसके बाद क्या चाहिए हमें? इसके बाद वैसे क्या आता है? कैश बैंक, नोन रिसेबल, अकाउंट रिसेबल, सारे रिसेबल्स, ये दोनों रिसेबल है। एडवांस अकाउंट रिसेबल भी रिसेबल है, लोन टू एम्प्लॉय भी रिसेबल है। पहले ये लिखेंगे, अकाउंट रिसेबल 1,10,000 है, बैड डेट्स नहीं है तो डायरेक्ट ले जाएंगे, और लोन टू एम्प्लॉयज 80,000, तो दोनों लिख देंगे आप अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल चेंज करना है हमें, अभी चेंज करते हैं, पहले लिख लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल और लोन टू एम्प्लॉयज। लोन टू एम्प्लॉयज भी रिसीवेबल है ना, तो मैं अकाउंट रिसीवेबल के बाद लिख रहा हूँ इसको। देखिए जो बैंक है, बैंक ये था कितना? 75, लेकिन इसमें ऐड करेंगे हम 5,000 क्योंकि बैंक में 5,000 रुपये आ गए। और जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल कितना था? 1,10,000, एंडिंग लेते हैं, एंडिंग, इस एंडिंग 1,10,000 में से 5,000 लेस कर लेंगे आप। अब ये अमाउंट आप लिख दें, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 80,000, और ये हो जाएगा हमारे पास 1,05,000। हालांकि आप इनको चेंज ना करें ना, बैलेंस शीट बराबर आ जाएगी, लेकिन उसमें ये दो जो टाइटल के अमाउंट आप गलत लिख रहे हैं, इसके मार्क्स कट जाएंगे आपके। लोन टू एम्प्लॉयज क्या है? 80,000, क्योंकि उसे पता होगा कि कहाँ पे आप गलती करेंगे, वही देखेगा तो सब। इसके अलावा करंट एसेट कोई है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 80,000, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख लेंगे। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 80,000 लिखने के बाद आप मुझे बताएं कोई और करंट एसेट एंड में नजर आ रहा है? एंडिंग डाटा में आप इसके अलावा एडजस्टमेंट में भी देख लें आप, एडजस्टमेंट में कोई और करंट एसेट नजर आ रहा है आपको? बैंक और रिसीवेबल हो गया, मजीद कोई करंट एसेट नजर नहीं आ रहा, तो ढूंढना है इस तरीके से कि आपको ना आपको एंड वाले डाटा में नजर आ रहा है, ना आपको एडजस्टमेंट में। लेकिन एक प्रीपेड का टाइटल मौजूद है जो हमने अनरिकॉर्डेड है, तो उसे भी लिखेंगे आप। प्रीपेड सैलरी, ये स्टूडेंट से रह जाता है बैलेंस शीट में, कितना ही है? 15,000। रहने की वजह से फिर बैलेंस आता नहीं है, वो ढूंढता रहता है कहाँ लिखा है मैंने, कहाँ गलती की है, और वो उसको नजर भी नहीं आएगा ये। तो ये हमारे, क्योंकि वो सिर्फ कहाँ देख रहा होगा? एंड वाले डाटा में देख रहा होगा यहाँ पर, और एडजस्टमेंट जो उसने बनाई है ना उसमें देख रहा होगा, यहाँ आके देखेगा ही नहीं और ढूंढता ही रहेगा। इस वजह से सिंगल एंट्री में हर जगह टाइटल तलाश करें, सवाल में, अपने सोल्यूशन में जहाँ जहाँ चीजें लिखी हैं हर जगह तलाश करें, कोई चीज, कोई करंट एसेट रह तो नहीं गया, क्योंकि डाटा इनकम्प्लीट होने की वजह से ना चीजें बिखरी हुई होती है। यू हैव टू सर्च टोटल करंट एसेट, इसके बाद आप लिखेंगे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में आपके पास यहाँ पे कौन से नॉन करंट एसेट है? एक ही व्हीकल है, और इसके अलावा इसका डेप्रिसिएशन भी हमें नजर आएगा एडजस्टमेंट में। वो हमें याद क्यों है? क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो व्हीकल को हम यहाँ लिखेंगे, कितने व्हीकल है? एंडिंग बैलेंस लेंगे व्हीकल का 3 लाख, और इसमें से इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। वो कहाँ से मिलेगा हमें? एडजस्टमेंट से। कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? 30,000। हम ले जाकर 30,000 को इसमें से लेस कर लेंगे। वी आर सर्चिंग द एसेट्स। हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं बना हुआ ना, जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना हुआ नहीं है तो सीक्वेंस में जो चीजें आती है उन्हें सर्च करके लिखना पड़ता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना ही? 30,000। पेपर में सिंगल एंट्री आती है, एंड आप क्या समझते हैं कि आपके पास टाइम बचेगा? नहीं बचेगा आपके पास टाइम, इतना सारा रिवाइज करना होगा आपको, चीजों को साथ साथ लेके चले। आज की चीज आज करें, खत्म। आप बोले नहीं मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नहीं होता इस तरीके से। इस तरीके से ये जो टॉपिक है ना, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप पढ़ लेंगे, आपको दोबारा उनके बारे में काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई और एसेट भी है क्या? नॉन करंट एसेट, हमने नॉन करंट एसेट लिखना है, व्हीकल। और कोई नॉन करंट एसेट है? लैंड भी है। कितनी है वो? 2 लाख रुपए, तो लैंड भी लिखेंगे हम। और लैंड व्हीकल से पहले आती है,
सही है, तो आपको जो है वो पहले लैंड लिखनी चाहिए थी। जी यहां पर लैंड लिखवाएं पहले। अब क्योंकि लैंड भी मौजूद है, लैंड कितने की, 2 लाख की है ना, तो ये आपको फर्स्ट ईयर में लिखना पड़ेगा। फिर आप इसको माइनस करके यहां लेके आएंगे, ये तो पता है ना आप लोग, और फिर इन दोनों को सम कर लेंगे, आपके पास टोटल नॉन करंट एसेट आ जाएगा। दोनों को सम करके यहां लिखेंगे। जी तो भाई लैंड एसेट है ना, एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो है। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, 2 मिनट ठहरो जरा। टोटल नॉन करंट एसेट, अब ये कह रहे हैं लैंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में हुई, लैंड की फॉर्म में हुई, तो आप एसेट्स में उसको शो नहीं करेंगे कि हमारे पास लैंड मौजूद है, हमारे नॉन करंट एसेट में लैंड भी मौजूद है। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, आज के दिन जो जो एसेट हमारे पास है मैं सब शो करने हैं, तो लैंड भी तो हमारे पास है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब ये बनाएंगे ना इक्विटी साइड, तो इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैपिटल में ऐड करेंगे 2 लाख, तो यहाँ 2 लाख ऐड करेंगे, तो एसेट साइड पे 2 लाख नहीं लिखोगे तो बैलेंस शीट तो बराबर ही नहीं आएगी। लेकिन ये जो मैंने दूसरा रीजन दिया है ना, ये तो एक कैलकुलेशन वाला रीजन है। असल रीजन पहला वाला है कि लैंड जब बिजनेस में मौजूद है तो आप उसे बैलेंस शीट में शो करोगे। जो भी एसेट मौजूद हो, किसी भी फॉर्म में बिजनेस में आया हो, बिजनेस में मौजूद हो, आप उसे एसेट में शो करेंगे। ये हमारे पास नॉन करंट एसेट खत्म। अब आपको लायबिलिटी बनानी है। लायबिलिटीज में पहले एंडिंग बैलेंसेस में देखिए कोई लायबिलिटी नजर आ रही है आपको, इधर 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 कोई लायबिलिटी नजर आ रही है आपको। 2008 दिसंबर 31 में एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना है वो, 20,000। फिर जाके एडजस्टमेंट में देखिए क्या आपको कोई लायबिलिटी नजर आ रही है, सैलरी पेबल, तो ये दोनों लायबिलिटीज आप यहाँ लिखेंगे। और कोई लायबिलिटी हमारे पास नहीं है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर और सैलरी पेबल, ये आप खुद भी कर सकते हैं सवाल। एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना है, 80,000 है, कितना है, 20,000। और इसमें और कौन सी लायबिलिटी है बेटा, सैलरीज पेबल, कितना है सैलरी पेबल, 10,000। और कोई लायबिलिटी नहीं, तो बस इसको सम कर लेंगे। लायबिलिटी आ गई, टोटल लायबिलिटीज। इसके बाद हमारा कौन सा सेक्शन बनता है, ऑनर्स इक्विटी सेक्शन। कोई नई चीज नहीं थी यार इसमें, उसने मुझसे करवा लिया तुमने। कैपिटल बिगनिंग, कैपिटल बिगनिंग कितना था इधर से देख लें आप, हमने खुद कैपिटल बिगनिंग फाइंड आउट किया है, 6 लाख कैपिटल बिगनिंग था। सही है, अब देखिए वहां पे एंडिंग कैपिटल कितना आ रहा है, 9 लाख। यहाँ एंडिंग कैपिटल 9 लाख नहीं आएगा, और मैंने इसका रीजन आपको कल बताया है। नहीं दोबारा हम उसके बारे में एक बात करते हैं। एड इसमें ऐड करेंगे क्या, 2 चीजें, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और एक नेट इनकम। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी, 2 लाख रुपए की लैंड आई थी ना। इसके अलावा इनकम हमने कितनी अर्न की, अभी तुम लोगों ने कंप्यूट की थी, कितनी इनकम थी, 75,000। ये रही नेट इनकम 75,000। तो हम 75,000 की नेट इनकम को इसमें ऐड कर देंगे, और इन दोनों को सम करके इधर लेके आ जाएंगे। ड्राइंग है, ड्राइंग नहीं है तो बस यही इसमें ऐड हो जाएगा, और ऐड होके आपका आ जाएगा एंडिंग कैपिटल। देख ले, ड्राइंग तो नहीं थी यहाँ। ये हो जाएगा टोटल ऑनर्स इक्विटी, या और क्या कह सकते हैं इसको, टोटल क्या, एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल वहां 9 लाख था ना, यहाँ 8,75,000 आ रहा है। चेंज क्यों आ रहा है ये अभी आप लोग बताएंगे, मैंने कल आपको बताया था। अब इसको सम कर लेंगे, सम करने के लिए इसमें इसको ऐड कर लेंगे। ये आ गया आपका टोटल एसेट्स, और यहां पर आपके पास टोटल इक्विटीज। अब देखिए इसमें आप कोई बता सकता है, एंडिंग कैपिटल जो हमने निकाला था वो 9 लाख आ रहा था, और यहाँ पे एंडिंग कैपिटल 8,75,000 आ रहा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये चीजें हैं, ये वाली बताइए।
कैसे? 9 लाख का एंडिंग कैपिटल था ना, बताओ। ये तो 40 का एक्सपेंस लेस हुआ है। अगर ये सवाल आ जाए आपके पास कि वो आपको बिगिनिंग एंडिंग कैपिटल निकाल के दे दे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, वो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दे दे, बोले बताओ एंडिंग कैपिटल में डिफरेंस क्यों है 5 नंबर, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, तो कैपिटल जो 9 लाख है उसमें से एक्सपेंसेस लेस, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड थे ना, यही तो हमने रिकॉर्ड किए हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं 9 लाख में जो है वो लेस कर लूँ 40,000 के एक्सपेंसेस, कितना हो जाएगा? 8,60,000, और 8,60,000 में मैं ऐड कर लूँ 15,000, तो कितना हो गया? 8,75,000। और यहाँ पर हमारे पास एंडिंग कैपिटल कितना आ रहा है? 8,75,000। तो ये इस तरीके से टैली भी कर सकते हैं ना अगर और इससे फायदा ये होता है कि आपका दिमाग और रोशन हो जाएगा सिंगल एंट्री से मुताल्लिक। बहरहाल ये तो हो गया बेटा। अब जो है हम जा रहे हैं अगले सवाल में। उससे पहले आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी बोलें। सिंगल एंट्री से मुताल्लिक सवाल, प्योर सिंगल एंट्री से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछें, या आप कोई और किसी और टॉपिक से मुताल्लिक पूछ रहे हो, करेक्शन वगैरह से मुताल्लिक? वो बैंक रिकंसिलिएशन का है। हाँ, तो वो हम अभी आप क्लास के बाद डिस्कस कर लेना उसको, तो कोई मसला नहीं। बैंक रिकंसिलिएशन ही क्वेश्चन सॉल्व किया ना तुमने उसमें? हाँ, तो वो मैं भी देख लूंगा। इसने भी किया है? अच्छा, वो चेक करने मुझे। सही, नहीं वो तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को सेंड आउट में दिए हैं ना, उसके बैलेंसेस, लेटर ऑफ क्रेडिट वाला हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सिंगल एंट्री चला है ना, सिंगल एंट्री के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, फिर उसको खत्म करके फिर हम एरर के किसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो बीच में वो आ जाती है चीज, तो फिर कोई स्टूडेंट सिंगल एंट्री पढ़ रहा होगा, बोलेगा करेक्शन ऑफ एरर कहाँ से आ गया इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब ये नया हैंडआउट है, प्रैक्टिस नंबर 2। इसमें देखिए आप, फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर उमर हु स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन सितंबर 1, 2009। अब देखिए ये इसके अंदर इसने सितंबर 9 को अपना बिजनेस, सितंबर 1, 2009 को बिजनेस शुरू किया है। अब इसका अगर अकाउंटिंग पीरियड अगस्त 31 को एंड हो अगले साल, तो फिर तो 12 महीने का काम होगा, फिर तो कोई मसला नहीं है। नाम रखा उसने उमर ट्रेडर, लेकिन आप देखिए इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, सितंबर 1, 2009 की इन्वेस्टमेंट 3 फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की उसने, कैश, ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर। और इसका बिजनेस का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो दिसंबर 31 को खत्म हो गया। इस साल 4 महीने काम किया, अगले साल पूरे साल करेगा 12 महीने। अब जितनी भी कैलकुलेशन होंगी वो खुद ब खुद 4 महीने की हो जाएंगी, सितंबर से दिसंबर 4 महीने। अब सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ता है? बिगिनिंग कैपिटल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें इन्वेस्ट हुई है, तो इनको ऐड करके आपको बिगिनिंग कैपिटल की अमाउंट दिखानी पड़ेगी। कल हमने क्वेश्चन किया था 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, वही बिगिनिंग कैपिटल था, वही इन्वेस्टमेंट थी, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं थी ना, वो 5 लाख ही हमारा बिगिनिंग कैपिटल हो गया था। लेकिन यहाँ तो आपको सितंबर 1 की इन्वेस्टमेंट को ऐड करके दिखाना पड़ेगा। और कोई लायबिलिटी है बिगिनिंग में? 2009 सितंबर 1 में कोई लायबिलिटी नहीं है, तो बस एड सी ऐड हो जाएंगे, बिगिनिंग कैपिटल आ जाएगा। लेकिन 2009 दिसंबर 31 को जिनका डाटा आ रहा है, इसमें कैश, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड रेंट, ये करंट एसिड है, और रिसीवेबल भी करंट एसिड है, फर्नीचर फिक्स एसिड है, यानी कैश से लेकर अकाउंट रिसीवेबल तक करंट एसिड, कैश से लेकर अकाउंट रिसीवेबल तक एसिड्स है। और फिर ये 2 लायबिलिटीज है, अकाउंटेबल एंड अनअर्न्ड कमीशन, दोनों लायबिलिटीज है। तो एसिड को ऐड करके दोनों लायबिलिटीज लेस करेंगे तो एंडिंग कैपिटल आ जाएगा। अब एडजस्टमेंट में देखिए आप, एक्रूड सैलरी, क्या इसकी एडजस्टमेंट बनेगी? क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री होती है ना। प्रीपेड रेंट, वैसे तो अभी पीछे हम इसकी एडजस्टमेंट नहीं बनाए आ रहे थे, लेकिन आप ऊपर देखिए प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है, अब इसकी एडजस्टमेंट बनेगी। अगर प्रीपेड रेंट नीचे डाटा में दे दे लेकिन ऊपर ना लिखा हो, इसका मतलब होता है इतने का रेंट अनरिकॉर्डेड है, तो फिर आप उसके साथ वो काम करेंगे जो मैंने कल बताया। लेकिन यहाँ इसकी एडजस्टमेंट बनेगी। अनअर्न्ड कमीशन, इसकी भी एडजस्टमेंट बनेगी, ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अगर ऊपर अनअर्न्ड कमीशन ना हो तो फिर उसकी एडजस्टमेंट नहीं बनेगी, उसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे? एक लायबिलिटी रिकॉर्ड ना होने की वजह से कैपिटल ज्यादा आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा होगा, तो फिर ऐसे अनअर्न्ड कमीशन को इनकम में से लेस करेंगे। इसको ऐसे याद रखें, एसिड को ऐड करते हैं ना, अनरिकॉर्डेड एसिड को, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को लेस करेंगे। एसिड को करंट एसिड में लिख दिया था हमने, तो ये अनअर्न्ड कमीशन को लायबिलिटी में लिख देंगे, अगर ऊपर लिखा हुआ नहीं होता तो। लेकिन अभी तो ऊपर लिखा हुआ है तो एडजस्टमेंट बनेगी। फोर्थ क्या है? मिस्टर उमर ने 700 रुपए पर मंथ निकाले हैं एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज। हर महीने के लास्ट में, सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 ड्राइंग हुई होंगी 700 रुपए की।
₹2,250 की ड्राइंग है। अब इसमें अगर कोई 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। अब सबसे पहले क्या करना है, ऐसे नहीं कि रिक्वायर्ड में एंडिंग और बिगिनिंग कैपिटल हमसे रिक्वायर्ड में नहीं मांगा, लेकिन वो तो निकालने पड़ेंगे ना आपको। फिर उसके बाद आप बकिया काम करेंगे। ये सवाल बड़ा जबरदस्त हो जाता अगर ऊपर अर्न कमीशन ना होता और प्रीपेड रन भी नहीं होता, तो फिर आपको इसकी ट्रीटमेंट ही डिफरेंट हो जाती। अभी तो इसके एडजस्टिंग एंट्रीज बन जाएंगे। आइए इसको करें इसको क्या मिस्टर उमर के क्वेश्चन को करें या आप लोग कर लेंगे? उमर नाम है ना, तो उमर का सवाल तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। आज ही तक कर लिया था हमने। उमर मुझे याद पड़ता है, शायद मैंने सॉल्व किया था ये। बहरहाल इसको हम करते हैं। इसके नाम वगैरह चेंज करवा लीजिएगा आप लोगों के। चलिए, सबसे पहले तो आपको बिगिनिंग और एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसमें बिगिनिंग में सिर्फ 3, पहले सारे लिस्ट लिख लेते हैं इसकी। कैश, ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर। आप क्या लिखेंगे? कैश, ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर। ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर। और क्या है? प्रीपेड रेंट और अकाउंट रिसीवेबल। प्रीपेड रेंट एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। इसको आप टोटल कर लेंगे, टोटल एसेट आ जाएगा आपके पास। और इसमें से लेस करेंगे लाइबिलिटीज। कौन कौन सी लाइबिलिटी आपके पास? एक अकाउंट पेबल है, अनअर्न्ड कमीशन। तो अकाउंट्स पेबल और अनअर्न्ड कमीशन, ये दोनों आप इसमें से मिना कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल। अच्छा, अब मुझे बताएं अमाउंट्स। कैश का अमाउंट कितना है? 1,20,000 और 2,50,000। 1,20,000 और 2,50,000। इसके अलावा 15,000 और 20,000 सप्लाईज है। 15,000 और 20,000। देखिए, इस किस्म का क्वेश्चन आए ना, बैलेंस शीट बनाते वक्त आप सीक्वेंस में करने की कोशिश करें। अपने सोल्यूशन में इनको सीक्वेंस में करने की कोशिश नहीं करना कहीं और, वरना आपसे अमाउंट ऊपर नीचे हो जाएंगे। लेकिन आप जब बैलेंस शीट बना रहे हो तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर में ही बनेगी। फर्नीचर 40 और 85, यानी जहां तक मुमकिन कोशिश हो वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर के बजाय उसी ऑर्डर में काम करें। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर में ही बनते हैं, वहां आपको ऑर्डर में करना पड़ेगा। बाकी जगहों पे जैसा लिखा हुआ है ना वैसे लिख दो। प्रीपेड रेंट नहीं है बिगनिंग में, यहाँ जीरो है ना, ये इसमें भी जीरो है, ये भी जीरो है, और लायबिलिटी भी दोनों जीरो है। सही है। अब मुझे बताएं इसकी प्रीपेड रेंट का क्या अमाउंट है? 15, 27, 25, 18। 15, 27, 25 और 18। अच्छा, तो ये दोनों लाइबिलिटीज हैं। चले, अब इन दोनों को क्या करना है? हमें इन दोनों को तो लेस करना है ना। हम यहाँ माइनस लगाएंगे, इसको भी लेस करना है। चले, अब इसको सम करेंगे, टोटल एसेट्स आ जाएगा। बिगिनिंग का ये बिगिनिंग कैपिटल यही होगा। बिगिनिंग टोटल एसेट 1,75,000 और एंडिंग टोटल एसेट 3,97,000। और ये जब आप लेस करेंगे ना तो आपका बिगिनिंग कैपिटल भी वही आ जाएगा, क्योंकि बिगिनिंग लायबिलिटी नहीं है आपके पास। और यहां पर हमारे पास जो कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 3 लाख जी। तो इसमें हम लोग मिर्च मसाला लगा दें।
ये हमारा बिगिनिंग और एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया। सही है भाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ेगा। नाम क्या है इसका, उमर, मिस्टर उमर, उमर ट्रेडर्स। हम लिखेंगे उमर ट्रेडर्स। और कब बना रहे हैं ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, 2009 दिसंबर 31। तो आप यहाँ लिखेंगे दिसंबर 31 2009। अब तरीका वही होगा, उसको करने से पहले आप एडजस्टिंग एंट्रीज बना लें। उमर ट्रेडर्स, एडजस्टिंग एंट्री बनाने से ना फायदा होता है आपको, वो टाइटल मालूम चल जाएंगे जो इजाफी आ रहे हैं। इसमें एक तो एक्रूड सैलरी की एडजस्टमेंट बनेगी 5000 से, तो आप यहाँ पहली एडजस्टमेंट बना लें। क्या बनेगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। बेटा मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना, ये मैं कल समझा चुका हूँ, जो नहीं थे मौजूद। हम तो आज बस लिख रहे हैं आप लोगों से पूछ पूछ के कि क्या करना है क्या करना है। ये प्रैक्टिस है, ये ना की जाए ना तो टॉपिक कंसोलिडेट नहीं होगा। जैसे हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को पीछे से सपोर्ट किया, आपको क्वेश्चंस दिए हुए ताकि आप उन्हें सॉल्व करके उसके पक्का करें। अभी मैं बैंक रिकंसिलिएशन का एक और सवाल दूंगा आपको, एक दो क्वेश्चंस और हैं। उसमें कैश बुक भी बनी हुई होगी और बैंक स्टेटमेंट बना हुआ होगा, डिफरेंसेस आपको खुद निकालने पड़ेंगे उसमें। वो एक आखिरी चीज हो जाएगी, इससे आगे नहीं जाता बैंक रिकंसिलिएशन। बस उसके अलावा ट्रांजेक्शन कोई मुश्किल कर सकता है, और ट्रांजेक्शन मुश्किल आई तो आपने देख ही लिया, एरर वाली इतनी मुश्किल है वो। टू रिकॉर्ड सैलरीज पेबल। सही, तो मैंने ये क्यों बोला आपके पास, आपके सामने कि मुझे बैंक रिकंसिलिएशन के 2 क्वेश्चन और देने। अरे भाई आप लोग मुझे याद दिलाएं ताकि मैं तो भूल सकता हूँ। मैंने आज देखा था वो क्वेश्चन मुझे नजर आए हैं, तो मैंने कहा यार ये क्वेश्चन भी इन लोगों को करने चाहिए। तो मैंने इस वजह से बोल दिया कि आप मुझसे वो ले लीजिएगा, जब ये पूरा हैंड आउट सॉल्व कर लें तो मुझे बोलिएगा कि आप वो क्वेश्चंस भी दे दें। दूसरी एडजस्टमेंट, हाँ प्रीपेड रेंट की बनेगी इस दफा। कैसे बनेगी, इनिशियली प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड हुआ है 15,000 का, अब एसिड इनिशियली रिकॉर्ड हुआ है तो एसिड को कम करके क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस को बढ़ाते हैं। बताएं क्या एंट्री बनेगी इसकी, प्रीपेड रेंट की रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। कितने से, 12,500 से, क्योंकि हमें एक्सपेंस का अमाउंट चाहिए और एक्सपेंस का अमाउंट दिया बनी है तो माइनस करके बनाएंगे। तो आप बनाएंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। अब एक बच्चा इसने एडजस्टिंग एंट्रीज ना पढ़ी हो, वो कहे कि मैं सिंगल एंट्री पढ़ूं, तो वो एडजस्टिंग एंट्रीज गलत बनाने की वजह से पूरा उसका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस कितने से बनेगी, 12,500। 2500 से क्यों बनेगी बेटा, हमने इसमें एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है ना, एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है तो हमें एक्सपेंस का अमाउंट चाहिए, तो यहाँ तो एक्सपेंस का नहीं दिया हुआ, तो माइनस करके लेके जाएंगे। अनंत कमीशन, आप बताइए अनंत कमीशन की एंट्री। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ी थी, तो उसमें क्या किया था हमने बेटा, हमने कहा था कि अगर इनिशियली एसिड रिकॉर्ड हुआ है तो एसिड को कम करके क्रेडिट करेंगे। अब इनिशियली प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड हुआ ना 15,000 से, तो उसको कम करके क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट करेंगे। तो अमाउंट हमें एक्सपेंस का चाहिए होगा ना, क्योंकि हमने एक्सपेंस को एडजस्टिंग एंट्री में, यहाँ पर ये जो एंट्री बनाई है मैंने रेंट एक्सपेंस डेबिट, इसमें मैंने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया, तो आई नीड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इज नॉट गिवन इन योर डाटा। एसिड का अमाउंट गिवन है, तो 15,000 का एसिड था, वो बोल रहा है एसिड 2,500 का रह गया, तो 12,500 का एक्सपेंस हो गया ना। ये तो एक कॉन्सेप्चुअल तरीका हुआ ना समझने का, कि 15,000 था एसिड, अब 2500 का एसिड रह गया, तो 12,500 का एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस 12,500 है। लेकिन मैंने इसका शॉर्टकट आपको बताया मैं कि एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो तो एक्सपेंस का अमाउंट चाहिए तो माइनस करके लेंगे। अनंत कमीशन की एंट्री बना दें आप इसी खुशी में। चले एंट्री बनाए, एंट्री पहले, अमाउंट तो बाद में, पहले एंट्री बनाओ। डेबिट क्रेडिट क्या होगा, जी आप बताएं अफसा। आप बताएं जरा। कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, ये एंट्री बोल रही हैं आप। ये पागल है ये लोग, जो ये कमीशन इनकम को जो है वो डेबिट कर रहे हैं।
आप पागल हैं, ये लोग पागल हैं, यही पागल होंगे मेरे ख्याल में, ये आप पागल हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो पागल है। अनंत कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट बोल रही आप, अमाउंट बताइए। 15,000। हाँ बेटा आप फैसला करें कौन पागल है, ये दोनों पागल है या हाजरा पागल है? पागल कोई नहीं है, किसने गलत बताइए। अनंत कमीशन डेबिट होगा, ये गलत है सही है? ये सही बता रही हैं आप। अनंत कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट कितने रुपए से? अच्छा एक बात बताएं, आप जो एंट्री बना रही है अनंत कमीशन डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट, इसमें आप किस चीज को रिकॉर्ड कर रही है? इनकम को, लायबिलिटी को? आप बताओ ईशान, क्या एंट्री बनेगी? अमाउंट क्या आएगा? आप इस एंट्री में किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लायबिलिटी को, इनकम को? इनकम को। हाँ भाई आप बताएं जरा क्या एंट्री सही होनी चाहिए? 15,000 से बनेगी। तो आप लोगों की एडजस्टमेंट जो जिन लोगों ने गलत बताई है तो सही बता रहे हैं, आप लोगों की एडजस्टिंग एंट्री रिवाइज नहीं है। बेटा अपने हाल पर रहम करें खुदा के लिए, टॉपिक्स रिवाइज करें पीछे वाले सारे जाके। आपको बताया गया था कि अगर इनिशियली लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई हुई है तो लायबिलिटी में कमी करेंगे, तो लायबिलिटी कम होकर डेबिट हो जाएगी, और इनकम को बढ़ा के क्रेडिट करेंगे तो इनकम बढ़कर क्रेडिट हो जाएगी, और अमाउंट उसका चाहिए होता है जिसको हमने रिकॉर्ड किया है। तो कमीशन इनकम को रिकॉर्ड किया है तो उसी का अमाउंट चाहिए, तो इनकम का अमाउंट तो नहीं दिया उसने। तो पहले 18,000 की लायबिलिटी, जब 3,000 की लायबिलिटी है तो इनकम कितनी होगी? 15,000। तो 15,000 से एंट्री बनेगी। अब खुदा के लिए, अपने लिए तो आप नहीं कर रहे, खुदा के लिए रिवाइज करें, एडजस्टमेंट को पढ़ें, चीजों को निकाल के घर में थोड़ी मेहनत कर लें। ओके तो बेटा ये जो एंट्री बनाई इन्होंने, अनंत कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, देखिए इसमें ना आसान तरीका मैंने आपको बताया था। इतना सारा खुद रिवाइज करने बैठेंगे ना, ऊँगेंगे आप लोग। आप लोग अपने दरमियान काम को डिस्ट्रीब्यूट करें कि भाई तुम रिसीवेबल को मुकम्मल तौर पे रिवाइज करके आओ, तुम फिक्स एसेट को रिवाइज करके आओ, तुम एडजस्टिंग रिवाइज करके आओ, तुम इन्वेंटरी वैल्यूएशन रिवाइज करके आओ, और फिर आपस में बैठिए और जिसको आपने इन्वेंटरी वैल्यूएशन का कहा वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन को एक्सप्लेन करें। तो आप लोगों को भी चीज़ें याद होगी ना, इस तरीके से आप लोग चीज़ें खोल के देखेंगे और एक ही वक्त में बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअली रिवाइज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपका। एक तरीका हो सकता है, इसमें आप बोर भी नहीं होंगे, लेकिन आपको उस वक्त तहैया करना है कि हमें सिर्फ काम ही करना है, सिर्फ हमें पढ़ना है और कोई काम नहीं करना। नो खिलाई पिलाई, नो इधर उधर की बातें। जो इधर उधर की बातें करें, अगर फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाह रहे हैं और दूसरे इधर उधर की बातें करे जा रहे हैं, आप नेक्स्ट डे से नहीं आए, फिर आप खुद ही रिवाइज कर लें, इससे बेहतर है। हमने अपनी क्लास में ये किया था कि जो क्लास में ये करवाना चाहता था ना, हम गए नीचे, हमने इजाज़त दी थी कि भाई हमें क्लास दी जाए 1 घंटे के लिए, तो फिर हम रिवाइज करते थे। पोडियम पे आता था बच्चा, वो पूरा टॉपिक रिवाइज करवाता था, सही तरीके से पढ़ के आता था घर से उसको। अब पता नहीं इजाज़त देनी थी आपको, लेकिन आप लोग के पास तो सिटिंग एरिया बहुत सारा अवेलेबल है ना ऊपर, आप बैठ के टेबल पे आराम से रिवाइज करें। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट रिवाइज यू विल फॉरगेट। तो कुरान पढ़ते हैं, मतलब हाफिज जो होते हैं उनको देखा है आपने, वो एक लंबा टाइम दिन में रिवाइज करने को देते हैं। प्लीज़ जब तक पेपर नहीं हो रहा है तब तक तो रिवाइज करो। 15,000 से बनेगी। अल्लाह के बंदो, अगर एडजस्टमेंट गलत हो गई ना, या जो भी टॉपिक आपका गलत है वो आपके अकाउंटिंग पे इम्पैक्ट डालेगा। इसका मतलब ये थोड़ी आपने पढ़ा नहीं था, आपने पढ़ा और आपने उसको फिर पढ़ा ही नहीं, बाद में दोबारा रिवाइज ही नहीं किया। गिव यू पैटी कैच बुक, इसमें भी एरर करोगे अगर आप रिवाइज नहीं किया हुआ। छोटा टॉपिक है। रिकॉर्ड कमीशन इनकम। इसके अलावा 4th पॉइंट की एडजस्टमेंट नहीं बनेगी क्योंकि ये ड्राइंग है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जाकर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। कैसे बनता है इसमें? सबसे बड़ा गुना तो ये होता है कि आप छुट्टी करें। दूसरा गुना जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस ना करें। तीसरा गुना उसको रिवाइज ना करें। और चौथा गुना खुद ब खुद हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। टॉपिक को पढ़ने के बाद उसकी रिक्वायर्ड प्रैक्टिस और उसके बाद उसका रिवीजन, ये चीजें आपके टॉपिक को पक्का करेंगी ना। स्टूडेंट सारों में डंडियां मार रहा है,
क्लास ही सही से नहीं ले रहा तो पढ़ा ही नहीं है उसने, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा, दूसरा तो उसने 100% नहीं किया, तीसरा रिवीजन, तो रिवीजन क्या करेगा वो? ये तीनों काम अगर किसी टॉपिक के हुए हुए ना आपके, वो किसी भी किस्म का सवाल पूछे आप कर सकते हैं। क्लास में पढ़ना, उसके बाद उसके रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, उसके बाद उसका रिवीजन, तो ही आप जाके आगे परफॉर्म कर सकेंगे। होना ऐसे चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि आपको सिंगल एंट्री आती है, आप रास्ते से जा रहे हैं, असलम भाई ने आपको रोक लिया, यानी सिंगल एंट्री का ये बताना बात, अगर आप नहीं बता पाए ना आपको नहीं आती सिंगल एंट्री। अभी जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, एज्यूम कर लो मार्केटिंग रिसर्च का, मैं जा रहा हूँ रास्ते से, एक बंदा बोले मार्केटिंग रिसर्च के बारे में थोड़ा बताना, ये वाली चीज बताना, मुझे तो नहीं पता, वो मैं तो भूल गया। हमने पढ़ी थी मार्केटिंग रिसर्च, A1 ग्रेड है उसमें, उस वक्त पढ़ी थी, उस वक्त पूरा अच्छी तरीके से आती थी, लेकिन उसके बाद उसको लिफ्ट ही नहीं करवाई। हमारा काम ही नहीं मार्केटिंग था, मार्केटिंग के है ही नहीं, हम तो फाइनेंस के, हमने उसे छोड़ दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं याद उसमें मार्केटिंग रिसर्च के अंदर के, मार्केटिंग अलग अलग फील्ड है ना, रिसर्च का तो पता है, मार्केटिंग का नहीं पता। फिर उस तरीके से, इस तरीके से एक मार्केटर को पता होता है। तो रिवीजन इज मस्ट। क्या करेंगे, फजूल में इतनी तकरीर करवा दी। कैपिटल एंडिंग लिखेंगे, हाँ एंडिंग कैपिटल में कितना एंडिंग कैपिटल है, 3,54,000। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग, और ड्राइंग इस क्वेश्चन में है कितनी, 700 रुपए पर मंथ। क्या हुआ बेटा, गलती से गलत बताया था ना? हाँ यही होता है, पेपर में भी गलती होती है ना बेटा स्टूडेंट से। जिसको आता ही नहीं है वो तो पेपर ही नहीं देगा ना। तो पेपर देने आया, वो पढ़ के आया है, गलती करता है तो फेल हो जाता है। यह गलती की और फिर भी पास हो गया, तो फिर आगे जाके वो गलतियां रिपीट करता है। ऐड करेंगे ड्राइंग। मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपको एडजस्टमेंट आती ही नहीं है, आपकी रिवीजन नहीं हुई भी थी जिसकी वजह से आपने गलत बताया, इसी पर तो तकरीर की थी मैंने। ड्राइंग, ड्राइंग जो है इसमें कितना करेंगे बेटा, ₹700 मल्टीप्लाई बाय 4। ये ख्याल रखना आपको, 4 महीने हुए इसको, तो 2800 इसमें ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, सब टोटल। अब क्या क्या लेस करना होता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड बिगिनिंग कैपिटल। तो कैपिटल बिगिनिंग, अब इसके बाद ना मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें डिफरेंट चीजें, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जी। बिगिनिंग कैपिटल कितना है बेटा, 1,75,000। एडिशनल इन्वेस्टमेंट है इसमें, इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं है तो फिर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट को हटाएं और बिगिनिंग कैपिटल को डायरेक्ट यहां लेके आए और इसको लेस कर दें 1,75,000। तो आपके पास अब जो आ जाएगा वो आ जाएगा अनएडजस्टेड प्रॉफिट। फिर क्या होगा, अब इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, अगर कोई प्रीपेड या अदर इनकम है तो उसको ऐड करेंगे, और इंटरेस्ट और टैक्स को लेस करेंगे। तो पहले लेस करते हैं क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ये सिर्फ साल के एंड के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो अब इनको लेस करने के लिए आपको एक्सपेंसेस कहाँ देखने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में एक आपको नजर आ रहा है सैलरी एक्सपेंस, एक नजर आ रहा है रेंट एक्सपेंस, और कोई एक्सपेंस नहीं है, बल्कि एक अदर इनकम नजर आ रही है, कमीशन इनकम 15,000, ये अलग से ऐड होगी। तो आप पहले इन दो एक्सपेंसेस को लेस करें। कौन कौन से एक्सपेंसेस लेस होंगे, सैलरीज एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस कितना है, 5 और 12,500, तो 5,000 ये लिखेंगे, 12,500 का रेंट लिखेंगे, और इन दोनों को ऐड करके लेस कर लेंगे। अच्छा ये सर हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लिखेंगे। जी इधर आएगा टोटल, लेस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, नहीं, लेस करने के बाद जो आएगा उसे हम क्या कहते हैं, इनकम बिफोर प्रीपेड। तो है ही नहीं अभी हमारे पास, हाँ इनकम बिफोर कमीशन इनकम। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मेट था वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। फॉर्मेट आपको बताया था, उसमें ये था कि एक्सपेंसेस को लेस करके
आपको प्रीपेड वगैरह यानी अनरिकॉर्डेड एसेट और अदर इनकम को ऐड करना है। अनरिकॉर्डेड एसेट तो हमारे पास यहाँ नहीं है, सही है, लेकिन कौन था ये, उमर, अनरिकॉर्डेड एसेट तो हमारे पास नहीं है कोई, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और अदर इनकम हमारे पास है कमीशन इनकम, जो हमने एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड किए 15,000, तो इस 15,000 को इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड कमीशन इनकम। भाई आप कोशिश करें, मैं जो आप क्वेश्चन बता दूंगा आप लोग खुद उसे मैनेज करें। और आपके पास टाइम है, कितना ही अदर इनकम 15,000, इस 15,000 को इसमें ऐड कर लेंगे और ऐड करके आपके पास जो आएगा वो क्या कहलाएगा, नेट इनकम। जी कितनी नेट इनकम है, दिस इज योर नेट इनकम। सही। अब आपको क्या बनाना है, कुछ भी नहीं था इसमें। इसमें ये मैंने क्यों करवाया है, मैंने इस वजह से करवाया है कि यहां पर प्रीपेड की भी एंट्री बन रही है और अनंत की भी एंट्री बन रही है। मैंने आपको एक इजाफी पॉइंट और बता दिया कि अगर अनंत एंडिंग डाटा में ना हो लेकिन एडिशनल डाटा में आ रहा हो तो उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इनकम में से लेस करेंगे, और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट नीचे आ रहा हो तो उसे इनकम में ऐड करेंगे, और इन दोनों को बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट को एसेट में और अनंत वगैरह गया कोई लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में। अब इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर हम बनाए तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या नाम है इसका, उमर। एंडिंग डाटा आएगा और एडजस्टमेंट का डाटा आएगा। क्या है डेट, 2009, उमर ट्रेडर्स। जी बेटा, करंट एसेट्स, करंट एसेट में क्या क्या हमारे पास मौजूद है, कैश है 2,50,000 और ऑफिस सप्लाईज है, प्रीपेड रेंट है, रिसीवेबल है। 4 करंट एसेट है। इसके अलावा कोई और एसेट करंट हमारे पास एडजस्टमेंट में आया है, इजाफी मतलब टाइटल नया हो, कोई और एसिड हमारे पास एडजस्टमेंट में नहीं आया। तो भाई यही 4 एसिड है, लेकिन इनमें से कौन कौन से एसिड के अमाउंट चेंज होंगे, प्रीपेड रेंट का अमाउंट चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रीपेड रेंट यहाँ क्रेडिट हो गया। सही है, तो अब आए प्रीपेड रेंट के अलावा तमाम एसिड के वही अमाउंट लिख देंगे हम। कौन कौन से अमाउंट है, कैश 2,50,000, कैश है, पहले सीक्वेंस में लिख दो। कैश के बाद क्या आएगा, अकाउंट रिसीवेबल आएगा भाई। बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर में बनती है जी। और बताओ और कौन सा एसिड है, करंट एसिड बताए ना, कौन सा लिखूं, सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज लिखेंगे। और क्या लिखेंगे जी, बताइए, करंट एसिड बताइए, प्रीपेड रेंट, बस यही करंट एसिड है हमारे पास, प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड रेंट का देखिए कितना अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रीपेड रेंट का लिखा 15,000, तो आप यहाँ 15,000 इधर ब्रैकेट में लिखेंगे और इसमें से लेस कर लेंगे जो एडजस्टमेंट में आ रहा है, क्योंकि एडजस्टमेंट में प्रीपेड रेंट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम बाद में माइनस कर लेंगे। पहले आप कैश का अमाउंट बताएं 2,50,000, उसके बाद रिसीवेबल का अमाउंट क्या है 27,000, 27,000 रिसीवेबल लिख दिया। ऑफिस सप्लाईज का अमाउंट कितना है 20,000, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिसकी एडजस्टमेंट होगी उसके अमाउंट को चेंज करना है। प्रीपेड रेंट के अमाउंट को कैसे चेंज करेंगे, आप जाएंगे अपने डाटा में, प्रीपेड रेंट क्रेडिट हो रहा है 12,500 से, एसिड क्रेडिट होता है तो कम होता है। अब यहाँ पर आकर माइनस करेंगे 12,500, कितना आ जाएगा ये 2,000, ये वो हो गया जो हमें डाटा में दे रहा था, और इसके अलावा कोई करंट एसिड हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे फिर, आप इनको टोटल कर लेंगे जी। टोटल करंट एसिड कितना हो गया हमारे पास, दिस इज टोटल करंट एसिड। इसमें देखिए एक को तब्दील करना पड़ गया, जो चीज एडजस्टमेंट में आ जाए उसको चेंज करके लिखेंगे, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी तो उसको लिखना ना भूलें आप। क्यों, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ना यहां लिखी भी नहीं होगी, तो उसे आप भूल सकते हैं, और जो एडजस्टमेंट में आ रहा है उसे भी भूल सकते हैं। तो एडजस्टमेंट को लाजमी कंसीडर करें। एडजस्टमेंट में कोई नया टाइटल आ गया है तो उसे ऐड करें, पुराना वाला टाइटल आया है तो उसको ऐड या लेस करके लेके जाएं, ये एहतियात जरूरी है। अब इसके बाद आपको बनाना है फिक्स एसेट का सेक्शन।
जी। तो नॉन करेंट एसिड, अब मुझे बताएं नॉन करेंट एसिड कौन कौन से आपके पास यहाँ पर एंडिंग डाटा में जो उठाते हैं ना, सिर्फ एक फर्नीचर हमारे पास है बस, और फर्नीचर का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो बस एक ही फर्नीचर अकलौता है, उसी को लिख देंगे। जी, फर्नीचर, ये सिंगुलरिटी के टॉपिक में कुछ भी नहीं है, तलाश करके की चीजें लिखनी है, आपको तरीका आना चाहिए कैसे, लेकिन इसके लिए अकाउंटिंग साइकिल रिवाइज होना चाहिए। अकाउंटिंग साइकिल अगर आपका रिवाइज नहीं है ना, बहुत कुछ है इसमें, फिर तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये। फर्नीचर कितना 85, अब मैं ये एंड में पढ़ाता इस वजह से हूं ताकि स्टूडेंट को पहले से सारी चीजें आती हो तो वो इसको आसानी से पढ़ लेगा। हाँ, खुद सोचे ना, अकाउंटिंग साइकिल खत्म हुआ उसके फौरन बाद भी मैं शुरू करूं ना, ये मुश्किल लगेगा। बैड डेट्स आपने अलग से पढ़ा हुआ नहीं होगा, दूसरी चीजें और भी मसाइल होंगे आपके साथ, वो मसाइल आप लोग साथ लेके अभी भी आ गए हैं, कुछ कुछ लोग जो मसाइल थे ना वो आप साथ लेके आए हैं अल्लाह के करम से। हाँ, मुझे बताइए ये क्या हो गया टोटल नॉन करेंट एसेट। स्पाइडरमैन देखी आपने, फर्स्ट वाली स्पाइडरमैन आप देखें ना, तो उसके अंदर कुछ लेसन्स भी हैं। तो उसमें होता ही है कि जो स्पाइडरमैन का अंकल होता है उसको एक बंदा मार देता है, तो फिर क्या होता है बताइए, आप बताइए। विद ग्रेट पावर ब्रिंग्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये है, गुड, आपको याद है। लेकिन उसमें एक और लेसन भी है, उसमें यह है कि वो जो बंदा होता है ना जो मार देता है, क्योंकि दूसरे पार्ट में आता है, वो जो मिट्टी बन जाता है, वो बोलता है मेरे पास चॉइस नहीं थी तो ये ऐसा हो गया। तो स्पाइडरमैन कहता है कि नहीं, हमारे पास हमेशा चॉइस होती है और हमारी चॉइसेस ही हमारी लाइफ बनाती है। यानी देखिए ना, आप जब आप कोई भी काम करने जाएंगे तो यू विल हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अब उसमें से आप जो अल्टरनेटिव्स चूज करेंगे आप वैसे हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने आईसीएमए को चूज किया, अब आपका लर्निंग जो तरीका है, लर्निंग पैटर्न, वो चेंज हो गया। अभी आप इसी की जगह पे एकरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते, या आप फॉर एग्जांपल माजू यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते या आईओबीएम ज्वाइन करते, तो वहां का पैराडाइम अलग होता है, पैराडाइम अलग होता है, आपका पैराडाइम अलग है। आप आईकैप ज्वाइन करते हैं, आपका पैराडाइम अलग होता है, आप सीएफए ज्वाइन करते अलग होते, तो चॉइसेस से इंसान की लाइफ डिफरेंट हो जाती है। आप आईबीपी ज्वाइन करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर ऑफ पाकिस्तान, तो अलग हो जाते हैं आप, पर्सनैलिटी पे इसका इम्पैक्ट आता है। तो इसी तरीके से अगर आप लर्निंग का कोई तरीका चूज कर रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी पे उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। जैसे आप अगर शुरू से रिवाइज करते हुए आ रहे हैं, सारी चीजें करते हुए आ रहे हैं, एंड में रिलैक्स होंगे, आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, आप टेंशन नहीं है आपके साथ, आप थोड़े रिलैक्स होंगे। एंड में आप कर रहे हैं सारी चीज, आपके दूसरे काम भी खराब हो रहे होंगे, आप चिड़चिड़े भी हो रहे होंगे, फिर आपके दूसरों से ताल्लुकात भी खराब होंगे, आप बहन भाइयों से भी लड़ रहे होंगे, कितने सारे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं इसके। इसी वजह से इंसान को चाहिए कि अपना वक्त पे काम कर ले, अगर लड़ाई भी होगी फिर मसले होते हैं। मैं चाहता हूं आपके साथ ऐसा ना हो, एंड नाउ यू हैव टाइम, थोड़ा सा है तो कर लो। लायबिलिटीज और सक्सेस का ना कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे तो दोबारा वही काम आपको बाद में करना पड़ जाएगा। पूरा काम करना पड़ता है, पूरा काम करेंगे। इसी वजह से दुनिया में स्पेशलाइजेशन है, वरना सारे लोग सारा काम नहीं कर ले। स्पेशलाइजेशन क्यों है कि एक काम करो, एक ही काम करो सही तरीके से पूरा, आगे जाके भी आपको स्पेशलाइजेशन इख्तियार करनी पड़ेगी, एक फील्ड चूज करनी पड़ेगी ना, सारा थोड़ी। अभी आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, इसमें से एक चीज आपको चूज करनी पड़ेगी, सारा थोड़ी आप करेंगे। मतलब क्या, अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, अकाउंटिंग नॉर्म ये सारी चीजें करें ना, लेकिन आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहेंगे तो फिर अकाउंटिंग कम होगी ना वहां पे, और अकाउंटेंट बनेंगे तो इकोनॉमिक्स कम होगी वहां पे, थोड़ी होगी। लाइब्रेरी बनवाए जरा, लाइब्रेरी पहले से कौन कौन सी मौजूद थी, अकाउंटेबल, अनर्न कमीशन। अकाउंट पेबल की तो एडजस्टमेंट नहीं है, अनर्न कमीशन की एडजस्टमेंट है, तो वो चेंज होगा। तो पहले तो हम लिख लेते हैं अकाउंट्स पेबल एंड अनर्न कमीशन। अब अनर्न कमीशन का अमाउंट पहले कितना था, देखें कितना था, 18,000। अब आप एडजस्टमेंट में जाके देखेंगे ना, तो अनर्न कमीशन देखिए क्या हो रहा है, अनर्न कमीशन डेबिट हो रहा है। डेबिट मतलब कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है।
तो यहां पर आप अनंत कमीशन में से माइनस कर देंगे। देखिए ईशान जो है, ये जब शुरू में से पढ़ना शुरू किया था तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, इसने मेहनत की है, इसने एडजस्टमेंट सही बताई है ना अभी की, और भी चीज़ें ये सही कर रहा होता है, मेहनत करके इसने अपने आप को थोड़ा सा अच्छा किया है, अभी और आगे मेहनत करेगा और अच्छा होता चले जाएगा ये। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो होते इंटेलिजेंट है, मेहनत ही नहीं करते, तो वो फिर ईशान से पीछे हो जाएंगे। क्लास के बाद लाइब्रेरी में मिलता हूँ। हाँ इधर आइए, जल्दी करो, टाइम नहीं है यार। मैं कह रहा हूँ क्लास के बाद लाइब्रेरी में मिलता हूँ आपसे, सही है। अच्छा अकाउंट्स पेबल क्या है बेटा? अकाउंट्स पेबल 25,000, इसमें से हमने किस में 3,000 माइनस होगा? 15,000 से अनंत कमीशन डेबिट हो रहा था ना, तो 15,000 से माइनस होगा तो 3,000 रह जाएगा, 3,000 यहाँ आएगा, 3,000 की लायबिलिटी बचेगी। और देखिए डाटा में भी यही बोल रहा था ना कि अनंत कमीशन 3,000 होना चाहिए, तो 3,000 हमें करना है। और कोई लायबिलिटी आपको कहीं पर नजर आ रही है? यहाँ पर देख लें, एडजस्टमेंट में भी देख लें, कोई और लायबिलिटी आपको नजर आ रही है जो हमने रिकॉर्ड नहीं की? हमने अकाउंट टेबल और अनंत कमीशन रिकॉर्ड किया, कोई और लायबिलिटी? सैलरी पेबल 5,000। कल मैंने आपको एक बताया था कि सिंगल एंट्री में चीजें आपको प्लेट में जमा के नहीं दी जाती, आपको सर्च कर करके लिखनी पड़ेंगी। इसी वजह से देखें, जब भी आप लायबिलिटी सेक्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं ना, तो आप फिर भी जाके दोबारा से क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में और जो जो आपने काम किया हर जगह ढूंढे कोई और लायबिलिटी तो नहीं है, वरना फिर एंड में बैलेंस नहीं आएगा, परेशान होंगे। सैलरीज पेबल, सिंगल एंट्री में चीजें लाइन से मौजूद नहीं होंगी आपके पास एक ही जगह, बिखरी हुई होंगी। कितनी लायबिलिटी थी सैलरी पेबल की? सैलरी पेबल की लायबिलिटी 5,000। ये हमारी लायबिलिटीज कंप्लीट हो गई। अब आप इनको टोटल कर लें। दिस इज टोटल लायबिलिटी। अब इसके बाद आपका जो सेक्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑनर्स इक्विटी। वो बिल्कुल जैसे हमने बचपन में बनाया था वैसी है। कैपिटल बिगिनिंग, कैपिटल बिगिनिंग कितना निकाला था बेटा हम लोगों ने? कैपिटल बिगिनिंग आया था हमारा 1,75,000। यही हमारे पास यहां आ जाएगा। फिर इसमें ऐड होगा क्या? एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि नहीं है इस सवाल में, एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट डायरेक्ट आप क्या ऐड कर लेंगे? नेट इनकम। नेट इनकम कितनी थी? 1,79,300। 1,79,300 ये ले जाए आप यहाँ पर, ऐसे ऐड कर लें। 1,79,800, 300 है, 300। इसको सम करके आपके पास आ जाएगा सब टोटल। सब टोटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ड्राइंग है, उसको आप लिखें सब टोटल एंड ड्राइंग लेस करें। ड्राइंग कितनी थी? 2,800 रुपये थी ना, लेस करेंगे ड्राइंग। वहां पे हमने कैलकुलेशन दिखा दी थी, तो यहाँ दोबारा 2,800 रुपये कैसे आए ये नहीं दिखाएंगे हम। अब इसको टोटल कर लेंगे। जी दिस इज टोटल ऑनर्स इक्विटी बासित। टोटल ऑनर्स इक्विटी। अब सम कर ले एसेट साइड और इक्विटी साइड को। जी फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, ये आ गया हमारे पास, और इसका भी टोटल एसेट्स। इस सवाल में हमने क्या देखा? हमें देखा कि अदर इनकम को कैसे हम ऐड करते हैं, और इसके अलावा मैंने ये भी डिस्कस कर लिया कि अगर ये प्रीपेड रेंट और अनंत कमीशन यहाँ नहीं होता, ऊपर नहीं होता, नीचे होता, तो सिर्फ क्या करते? अब अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं बस। सही, मैं सोल्यूशन दूंगा इसके, आपको सॉल्व करके दे दूंगा मैं ये वाले। और अभी जो हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं ना, जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये लोग मुझे करके देंगे, मैं उसे चेक करके उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर लूंगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आप लोग करके दे रहे हैं ना मुझे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस सॉल्व करके दे रहे हैं, तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे? चेक करूंगा मैं, चेक करके फिर उसे अपलोड कर दूंगा। मार्च 2021 को मुनीब ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कैश और इन्वेस्टमेंट की 1 लाख। अब यही क्या हो गया? 1 लाख बिगिनिंग कैपिटल, एंड डिसाइडेड टू कीप हिज बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम।
अब क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल जाता है प्योर सिंगल एंट्री है। ये कैसे मालूम चलेगा आपको? जब मिक्स सिंगल एंट्री पढ़ाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये मिक्स और प्योर में क्या डिफरेंस होता है। दूसरी चीज, ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं है हमारे पास। ओके, अब इन्होंने जून 30, 2021 का डाटा दिया है। इसका मतलब हुआ कितने महीने काम हुआ है। जब पीछे डेप्रिसिएशन, ये इस क्वेश्चन में भी हमने 3 महीने 4 महीने का काम किया है ना, डेप्रिसिएशन तो नहीं था। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें तो ऐसा नहीं था कि पार्शियल ईयर का काम हुआ है, कल वाले पूरे ईयर्स के काम थे। अब ये जो हमारा दूसरा सवाल है ना, इसमें मार्च 1, 2021 से लेके जून 30, 2021 यानी सिर्फ और सिर्फ मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने। तो डेप्रिसिएशन का रेट नजर आ रहा है ना नीचे आपको 12%, ये पूरे साल का होगा। इसका डेप्रिसिएशन 4 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर पूरा साल होता तो बस 12% लगाकर डेप्रिसिएशन डायरेक्ट ले जाते। अच्छा, ये जो इन्होंने डाटा दिया है जून 30, 2021 का, ये कौन सा डाटा है? एंडिंग है, बिगिनिंग है? बताइए। ये जो डाटा दिया हुआ है जून 30, 2021 का डाटा है, ये वाला जो आपको टेबल फॉर्म में नजर आ रहा है, ये एंडिंग कब का डाटा है? एंडिंग का डाटा। इससे क्या निकालेंगे? कौन सा कैपिटल निकालेंगे? हाँ बेटा आप बताओ यार, मुझसे नहीं, आप बताएं क्या निकालेंगे बेटा? एंडिंग कैपिटल निकालेंगे ना। एंडिंग कैपिटल से फिर इनकम निकालेंगे। इससे तो एंडिंग कैपिटल निकलेगा ना। सिर्फ प्रैक्टिस करना घर पे जाके, अभी आप लोग खुद करिएगा। बिगिनिंग कैपिटल कितना है? 1 लाख। और एंडिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? कैश, बैंक, अकाउंट सेल, मर्चेंडाइज, फर्नीचर, इनको ऐड करेंगे और अकाउंट टेबल और बैंक लोन लेस कर लेंगे तो आपका एंडिंग कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। मुझे बताएं कौन कौन से पॉइंट्स की एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनेगी? फर्स्ट की नहीं बनेगी। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द पीरियड ही विथड्रू कैश 6000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ये 6000 पूरे 4 महीने की ड्राइंग है, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट की 20,000 की, इसकी भी नहीं बनेगी। आगे डेप्रिसिएशन की जब बनाओगे ना तो लिखना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट। 4,16,000 पे 12% लगा के जो आंसर आएगा ना उसको मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा आपको। बैड डेट्स की बनेगी या नहीं? बनेगी ना बैड डेट्स की। तो जो एडजस्टिंग एंट्रीज पड़ी थी ना आपने पहले, वो अगर आ गई वो तो बनेगी बैड डेट, डेप्रिसिएशन, एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड रेवेन्यू। अनंत पहली और दूसरी एडजस्टमेंट बनेगी या नहीं बनेगी डिपेंड करता है, ऊपर डेटा होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको जब एडजस्टमेंट नंबर 1 डेफर्ड एक्सपेंस और एडजस्टमेंट नंबर 2 डेफर्ड रेवेन्यू पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि इसकी एंट्री बनाने के लिए पहले देखना पड़ता है कि इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ है। तो इनिशियली अगर वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो उसकी एंट्री नहीं बनानी आपने। अच्छा, प्रीपेड, रेंट वाज प्रीपेड बनेगी? इसकी नहीं बनेगी। एक्रूड कमीशन इनकम, एक्रूड की बनती है भाई, एक्रूड का एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इसकी एडजस्टमेंट बनेगी। डेप्रिसिएशन की बनेगी, बैड डेट्स की बनेगी, 4 की बनेगी। सिर्फ एडजस्टमेंट डेफर्ड एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू की नहीं बनानी अगर ऊपर एंडिंग में उसका डाटा नहीं दिया हुआ। फिर इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे। इसमें कोई नई बात तो नजर नहीं आ रही मुझे। आई थिंक कैन यू मैनेज इट? करना है ये ऐड एनी कॉस्ट आज। क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़े, इसमें भी मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, अकाउंटेबल लायबिलिटी है, 2 लायबिलिटी है। पढ़ ले इसको। लेकिन ये पूरे साल का डाटा है। देखिए जनवरी 1, 2016 से दिसंबर 31, 2016, पूरे साल का डाटा ही। तो जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है उसमें पे 10% लगा के पूरा डेप्रिसिएशन ले आएंगे। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मुझे बताने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? ये देखें, ये जो मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया है, इस पे 6th डाटा देखें आप। 3650 ऑफ इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन बैंक लोन। एक्रूड की एंट्री नहीं भाई, एक्रूड की एंट्री एक्सपेंस की क्या होती है? क्या बनेगी इसमें एंट्री? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट में डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, ये एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री है।
कि इंटरेस्ट वाजिबुल अदा हो गया 300 से, रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो एक्सपेंस बढ़ाएंगे, लायबिलिटी बढ़ाएंगे। इस सवाल में भी कुछ भी नहीं है, इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। आज ही सोल्यूशन हुआ है मेरे पास, इसका मैंने कर लिया है। इसका बताएं। हाँ, ये चले हम लोग अभी करते हैं, सही है। अमजद ने कारोबार स्टार्ट किया अगस्त 1, 2017 को। 2 सवाल मैंने आपको दे दी, लेकिन उनको करने से पहले आपको वो करने हैं जो मैंने करवाए। पढ़ने का तरीका ये होता है, टीचर ने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका है जो टीचर ने पढ़ाया और जो क्वेश्चन क्लास में करवाया, पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, भले रफ करें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। जो डायरेक्ट प्रैक्टिस में जाएगा वो ज्यादा अटकेगा। उससे फायदा क्या होता है टीचर वाला सवाल दोबारा सॉल्व करने से? जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे ना, आपको फिर खुद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोल्यूशन में बार बार, वरना आप डायरेक्ट प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आप टीचर का प्रैक्टिस करने के बाद फिर दोबारा सॉल्व करें अगला वाला, तो क्या आपको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी? थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो सॉल्व ही नहीं कर रहा, फिर वो पेपर के करीब कितना भी देखता रहे, वो नहीं कर पाएगा। अगर आपको सिर्फ एक बंदा पीट रहा है, आप उसको मार देंगे, खूब मारेंगे, आप उसको मारेंगे, आप खुद भी पीटेंगे, उसको मारेंगे, या फिर उसको मारेंगे, आप कम पीटेंगे। लेकिन अगर 12-13 बंदे आ गए और आपको मार रहे हैं तो आप पीटेंगे या आप मारेंगे? उस टाइम आपको ये शिवाजी थोड़ी, शिवाजी देखिए, शिवाजी द बॉस या सिंघम है आप। ऐसी कहानी नहीं है कि आप घूमे तो सारे 50-60 लोग जो है वो गिरे पड़े हुए। पेपर के टाइम वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, नॉन करेंट एसेट, अकाउंटिंग साइकिल, बैंक रिकंसिलिएशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब एक साथ आ जाएंगे। 12-13 नहीं, बहुत सारा बंदे होंगे, 25-30 बंदे होंगे। और ये वही वाली बात है, आप रास्ते से जा रहे थे शरीफ इंसान और आप किसी ख्यालों में खोए हुए जा रहे थे और अचानक ही 30 बंदे आए और आपको कूट के भाग गए। होगा तो गिर जाएंगे गटर में, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं गिरेंगे। हाँ, उसके लिए सिंघम होना जरूरी है। आप अगर आप सिंघम जैसे होंगे तो आप ये काम कर सकते हैं। इफ यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी डेड एफिशिएंट, तो आप नहीं पढ़े अभी, पेपर के करीब पढ़ लीजिएगा। चांद रात को पढ़ लेना फिर तुम लोग। चांद रात तो पता है ना आपको, चांद रात को पढ़े। अगस्त 1, 2017, चलो सवाल कर लें। असल में आपको ये ना बोलूं तो पता नहीं आप कब पढ़ेंगे, ये मैंने बोलना जरूरी है, तो आप इससे माइंड नहीं करें। अगस्त 1, 2017 को असल में एक स्टूडेंट मेरे पास एक दफा आया, बोला सर आप अगर बोल देते ना मुझे कि मैं उस टाइम पढ़ लूं, तो मेरा किसी ना किसी तरीके से तो जमीर जाग जाता, मैं पढ़ लेता। आपने क्लास में एक दफा भी नहीं बोला तो मैंने पढ़ा ही नहीं, बाकियों ने पढ़ लिया, वो तो खुद ही पढ़ लेते। आपको बोलना चाहिए था। सही बोल रहा है वो, जब भी मैं भी बोल रहा हूं तुम लोग। अगस्त 1, 2017 को कैश इन्वेस्ट हुआ, बिगिनिंग कैपिटल 6 लाख और अकाउंटिंग पीरियड इनका एंड हो गया दिसंबर 31, 2017, 5 महीने। अब करना क्या, ये एंडिंग का डाटा दे दिया, इसमें लाइबिलिटी कौन कौन सी है, अकाउंट पेबल और लोन पेबल। तो एसिड को ऐड करके लाइबिलिटी लेस करेंगे, एंडिंग कैपिटल निकाल लेंगे। प्योर सिंगुलरिटी में एंडिंग बिगिनिंग कैपिटल पहले निकालना पड़ता है बस। अब ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए कि एडिशनल डाटा में विड्रू कैश फॉर बिजनेस यूज, इसका क्या करेंगे आप? विड्रू कैश फॉर बिजनेस यूज, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज में ड्राइंग लिखते हैं ना, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज में इसके इफेक्ट्स कहां दिखाएंगे? बिजनेस यूज में। नहीं, आप नहीं बता सकती, आप नहीं बता सकती हैं, आप लोग बताएं, जो कल थे वो बता सकते हैं सिर्फ। अगर इन डाटा में लिखा हुआ आ जाए विड्रू कैश फॉर बिजनेस यूज, तो कहां से निकाला होगा कैश? बैंक से निकाला होगा। इसकी एंट्री बनी होगी, कब बनी होगी? साल के दौरान में। तो आपको बनाने की जरूरत है, तो आप इसका करेंगे क्या? कुछ भी नहीं करेंगे इसका। क्यों? क्योंकि जब आपने कैश बैंक से निकाला होगा साल के दौरान, तो साल के दौरान बैंक बढ़ा दिया होगा, बैंक कम कर दिया होगा, कैश बढ़ा दिया होगा। इसका इनकम पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, हो गया एक एसिड बढ़ रहा है, एक एसिड कम हो रहा है, और वो एसिड में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुआ होगा, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। अगर डाटा में आ जाए तो सही है, आपके किसी ना किसी क्वेश्चन में ही आ जाएगा।
लेकिन यहां पर ये बता रहे हैं कि अमजद ने एडिशनली इन्वेस्ट किया 30,000 रुपए, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, और 10,000 मंथली निकाले इसने, तो 50,000 रुपए की ड्राइंग हो गई। अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज एस्टिमेटेड 5%, तो बैड डेट्स की एंट्री बन जाएगी। डेप्रिसिएशन, अच्छा बैड डेट्स में मंथ में कन्वर्ट नहीं कर लेना उठा के, पता चला है 5% देगा, आपने बोला 5 महीने का काम हो रहा है, बैड डेट्स की परसेंटेज लगाई रिसीवेबल पे और उसको 5 महीने में कन्वर्ट कर लिया। करेंगे ये आप? और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे आप बताएं जी सर। क्या तो ये तो 12% का भी मंथ का नहीं बोल रहा हूं, ये 12% जो डेप्रिसिएशन लगाना है ना बेटा, ये फिक्स एसेट पर लगाना है। फिक्स एसेट कौन कौन से आपके पास? लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट। तो आप मुझे बताएं लैंड का कितना डेप्रिसिएशन आएगा, इनको बताने दें। 12% है ना, कैलकुलेटर निकालें, लैंड का डेप्रिसिएशन बताएं। 12% रेट है, तमाम फिक्स एसेट का 12% डेप्रिसिएशन निकालना है। लैंड है 2 लाख, 12%। जी बेटा जल्दी बताइए, टाइम नहीं है इतना। वैसे 1 लाख का 12% 12,000 होता है, तो 2 लाख का 24,000 होगा ना। तो एंट्री बनाया जरा लैंड की डेप्रिसिएशन की। लैंड की डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाओ, डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं आती, आप बनाए नहीं, आप नहीं बनाए, आप बनाए बेटा लैंड की डेप्रिसिएशन की एंट्री। ईशान, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैंड क्रेडिट, ये बना रहे ना भाई। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। इन्होंने लिखा ही इसी वजह से, इन्होंने कहा फिक्स एसेट पर एनुअल 12% का डेप्रिसिएशन निकाल दो। पहली बात तो ये है कि अगर आप डेप्रिसिएशन 12% अप्लाई भी कर रही है ना, तो ये 24,000 नहीं लेंगी आप, 24,000 को 5 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बल्कि ये दूसरी बात है। और पहली बात ये है कि लैंड का डेप्रिसिएशन ही नहीं होता, लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट होती है। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ किसका निकालेंगे बेटा? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का। किसका किसका निकालेंगे? अकाउंट पेबल का डेप्रिसिएशन निकाल लेते, फर्नीचर का, इक्विपमेंट का निकाल लेते हैं, बिल्डिंग का निकाल लेते हैं, कैश का निकाल लेते हैं। कैश का कितना डेप्रिसिएशन आएगा ये बताओ चलो। कैश का कितना डेप्रिसिएशन होगा? इनको बताने दो ना, 12% निकालो जरा, कैश का डेप्रिसिएशन निकालो। 40,000 का 12%, 12% दिया हुआ तो है इन्होंने, ये दिया है ना पॉइंट नंबर 3 में, डेप्रिसिएशन व चार्ज एट 12%। नहीं होता ना तो ये बोलना था ना, आप इतनी देर से बैठेंगे। कैश का नहीं होता तो अकाउंट रिसीवेबल का निकाल लो फिर। अकाउंट रिसीवेबल का भी नहीं निकालना चाह रही आप? अच्छा चले, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी का भी नहीं निकाल रही आप, अकाउंट पेबल का भी नहीं निकाल रही, लोन पेबल का भी नहीं निकाल रही, लैंड का भी नहीं निकाल रही, बिल्डिंग का भी नहीं निकाल रही। बिल्डिंग और इक्विपमेंट का निकलेगा, सही। तो इन्होंने ये 12% दिया है ना, फिक्स एसेट पर लगा दो। बच्चा गलती क्या करेगा? तीनों में डेप्रिसिएशन लगा दे। तो नहीं लगाना है, 4 लाख पे लगेगा और 10,500 पे लगेगा। ओके, यहां तक तो सिंपल था। सैलरीज वर अनपेड, तो इसकी एडजस्टमेंट बनेगी ना, ये एक्रूड एक्सपेंस है, एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री बनती है। और प्रीपेड सैलरी के लिए ऊपर देखेंगे, ऊपर प्रीपेड सैलरी लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई तो इसकी एडजस्टमेंट नहीं बनेगी। ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट हमें मिल गया। अनरिकॉर्डेड एसेट मिलने का मतलब पता है आपको? इनकम में ऐड होगा, बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। हालांकि आप बैलेंस शीट यहां से देख के बनाएंगे ना, लेकिन प्रीपेड को ना भूल ना जाना। इसमें है 4 में कमीशन वाज अनअर्न्ड। अब आप मुझे बताएं ऊपर कमीशन लिखा हुआ है, इसकी एंट्री तो नहीं बन सकती अनअर्न्ड कमीशन की। इसको इनकम में से लेस करेंगे, ऐड क्यों करेंगे? लायबिलिटी है ना बेटा, अनअर्न्ड लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ने से कैपिटल कम हो जाता है, एंडिंग कैपिटल कम होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसे इनकम में से लेस करेंगे। एंड अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड क्या होता है? हाँ, तो ये कौन सी एडजस्टमेंट है? एक्रूड, व्हाट है एक्रूड? एक्रूड इनकम, इसकी एंट्री बनती है, एक्रूड की एंट्री बनेगी। एक्रूड की क्या एंट्री बनेगी? एक्रूड कमीशन की। हाँ, एक्रूड कमीशन ही है ना, ये कमीशन अनअर्न्ड है 2,000 और अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड मतलब एक्रूड कमीशन। अगले वाले की बनेगी 2,000 की नहीं बनेगी, 3,000 की बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? हाँ, कमीशन कम क्रेडिट। अल्लाह के बंदे, एक्रूड रिसीवेबल को कहते हैं,
कमीशन रिसीवेबल डेबिट होगा, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट 3000। किस किस की एडजस्टमेंट नहीं बनाएंगे आप? पहले वाले की नहीं बनाएंगे, इसमें ड्राइंग एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, और फोर्थ में प्रीपेड की नहीं बनाएंगे, ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, और 5 में अनन कमीशन की नहीं बनाएंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। जबकि 4 के अंदर सैलरी वाज अनपेड या एक्रूड एक्सपेंस है, इसकी बनेगी, और 5 में जो अन बट नॉट रिसीव्ड है या एक्रूड रेवेन्यू है, इसकी भी बनेगी। चले आए करते हैं इसको अमजद के सवाल। ये देखिए, आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है एडजस्टमेंट रिवाइज करने का, प्लीज आप इसको रिवाइज करें। हर जगह एडजस्टमेंट जब इन्वॉल्व होती है ना, तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट होंगे तो फिर समझ में आएगी बात। अभी मैंने आपको 6 एडजस्टमेंट पढ़ाई थी वहां पे, डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स। अब सिंगल एंट्री में इसका काम आना है, तो उस वक्त तुम एंट्रीज अगर रिवाइज नहीं करोगे तो मसला है। सिंगल एंट्री में मैंने आपको ये बताया है कि डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स की एंट्रीज बनेंगी, एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड रेवेन्यू की भी बनेंगी। डेफर्ड एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू की उस वक्त बनेगी जब एंडिंग डाटा में वो मौजूद हो, वरना नहीं बनेगी। वरना जो भी एसेट या लायबिलिटी नीचे एडिशनली दिया जा रहा होगा वो अनरिकॉर्डेड होगा, उसको ले जाके इनकम में ऐड या लेस करेंगे और बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। पूरी बात दोबारा मैंने बोल दी है। अब आपको सबसे पहले एंडिंग कैपिटल निकालना है। इस क्वेश्चन में बिगिनिंग कैपिटल निकालने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बिगिनिंग कैपिटल कितना है, 6 लाख। एंडिंग के लिए हम कंप्यूटेशन बनाएंगे, पहले सारे एसेट लिखते हैं जी, कैश और अकाउंट रिसीवेबल और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। सक्सेस के लिए ना जान मारनी पड़ती है, अपने आप को मारना पड़ता है, समझ में आ रही है। और छोटी एज में इसी वजह से काम ज्यादा करने का कहा जाता है कि उसमें आपको अगर आप मेहनत भी करोगे ना, आपकी हेल्थ पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी ना, ज्यादा मेहनत करने से आप बीमार होना शुरू हो जाओगे, इस वजह से उसमें लिमिटेड आपको हेल्प वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी आप लोग जान लगा देंगे तो आपको फिर वो फ्यूचर में काम आएगी। और जिंदगी में कभी ना कभी मेहनत करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू सेलेक्ट कि बचपन में करनी है, जवानी में करनी है या बुढ़ापे में करनी है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, खबर में जाके भी चैन नहीं मिलता, मिल भी सकता है अगर आपने काम अच्छे किए हैं तो। लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, एलिजिबल नाम है ना तुम्हारा। अब इसने तहैया कर लिया कि आज तो मैं पढ़ूंगी, सब पढ़ लूंगी आज। कैश 40,000। अब इसका मतलब ये नहीं पूरे दिन बैठ के पढ़े जा रहे हैं। आपको पता है वो जो स्टडी का एक लेवल होता है, क्या ऑप्टिमम लेवल, स्टडी का ऑप्टिमम लेवल पता है आपको क्या होता है? ऑप्टिमम लेवल का मतलब होता है इससे ज्यादा पढ़ने से आपको फायदा नहीं होगा, जो आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है ना वो भूलना शुरू हो जाएंगे। देयर इज अ ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट लेवल। सो यू नो योरसेल्फ कि आप कितना घंटा पढ़े, तो बस उतना बहुत हो जाता है। उसके बाद ब्रेक की जरूरत पड़ती है, तो ब्रेक लेके दोबारा पढ़ना चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल 80,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी है? 1 लाख। और क्या है बेटा? लैंड है हमारे पास 2 लाख, 4 लाख, 60,000। 2 लाख ये है, 4 लाख का हमारे पास बिल्डिंग है और 60,000 की इक्विपमेंट है। इनको कर लेंगे सम, तो आपको मिल जाएगा टोटल एसेट्स। देखिए वही चीजें हो रही है बार बार, और हर जगह आपकी बेइज्जती जो है ना, सॉरी आपकी जो इज्जत खराब हो रही है वो एडजस्टमेंट की वजह से हो रही है, इसकी वजह थोड़ी हो रही है। तो सिंपल चीजें हैं। ये आ गया टोटल एसेट्स। अभी ये दुर्गत आपकी और बनेगी, अगले टॉपिक में भी एडजस्टमेंट है, उसके अगले टॉपिक में भी। हर टॉपिक में एडजस्टिंग एंट्रीज के बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। आप देखिएगा, आप चाह रहे हैं कि आपकी इज्जत होती रहे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लायबिलिटी बताएं कौन कौन सी है? अकाउंट पेबल एंड लोन पेबल। तो आप लेस कर लेंगे लायबिलिटीज, ऐसी हेडिंग डाल दी मैंने। कौन कौन सी? अकाउंट्स पेबल एंड लोन पेबल। अभी जरूरी नहीं है बैंक का लोन हो, किसी से लिया हुआ है आपने लोन, 50,000 माइनस होगा और 30,000 दोनों लेस किए तो आपका 30 अकाउंटेबल है, लोन 50 है।
क्रेडिट अकाउंटेबल है और लोन 50,000 है, तो 8 लाख का आपका एंडिंग कैपिटल आ गया। बिगिनिंग कैपिटल कितना था? 6 लाख। तो दिख ये रहा है कि जैसे प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये कैपिटल बढ़ गया आपका। लेकिन तमाम काम करने से पहले आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी पड़ेगी। ये एडजस्टिंग एंट्रीज पेपर में जगह ना हो तो रफ में बनाने, रफ पेजेस होते हैं आपके पास। अभी आपका सिमुलेशन होगा, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करवाएंगे तो उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको सिमुलेशन के बुलाएंगे, वो आप लाजमी अटेंड कीजिएगा, उसमें आपको पेपर का आइडिया हो जाएगा। पहले की तो बनेगी नहीं, दूसरे की बनेगी। 5% डिसेबल का बैड डेट्स है, 5% कितना बनेगा? अब इसका आसान तरीका क्या है? 80% का 80,000 का 10% क्या होता है? 8,000। 8,000 को आधा कर लो, 4,000। तो 4,000 का बैड डेट्स है। क्या एंट्री बनाओगे? बैड डेट्स, एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अब जिसने बैड डेट्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, एग्जामिनर बैड डेट्स के एडजस्टमेंट को यहां जितना भी स्ट्रॉन्ग कर ले वो एंट्री बना लेगा, अगर उसे बैड डेट्स का पूरा चैप्टर याद है तो। नहीं याद है तो वो थोड़ा सा घुमाएगा, बैड डेट्स में एंट्री गलत हो जाएगी। यहां कुछ भी नहीं दिया ना उसने, बोला बस 10% लगाओ। अब अगर वो यहां दे देता कि पुराना अलाउंस, वैसे ऐसा होगा नहीं, सिंगल एंट्री में ऐसा नहीं होता कि पुराना अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट बैलेंस मौजूद है तो वो लेस करके एंट्री बनानी पड़ती है। ऐसा होता नहीं, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को मेंटेन ही नहीं करता। टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स कितना आ रहा है, इसी कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। बैड डेट एक्सपेंस के सामने कितना आएगा बेटा? 80,000 का 5% जी 4,000 रुपए। इतना आसान सवाल है यार। जानबूझ के सिंगल एंट्री, प्योर सिंगल एंट्री के आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। प्योर सिंगल, जब मिक्स सिंगल एंट्री आएगी ना तो प्योर सिंगल एंट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स वहां यूज होंगे और कुछ इजाफी बातें भी आ जाएंगी। सिंगल एंट्री एग्जामिनर का करेक्शन ऑफ एरर की तरह फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें चीजें गायब होती हैं, स्टूडेंट को फंसा सकता है वो इसमें, और करेक्शन ऑफ एरर में ही फंसा सकता है वन साइडेड टू साइडेड के अंदर। स्टूडेंट पहचान रहा है वन साइडेड है टू साइडेड है, सस्पेंस आएगा नहीं आएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पंगा कर सकता है वो, उल्टा सीधा करके कोई बीच का आइटम गायब कर दे, क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑलरेडी एडजस्टिंग एंट्री है, कॉम्प्लेक्स कर दिया एडजस्टिंग एंट्री को, तो फिर जिसने पढ़ी हुई नहीं है, फिर इसने पढ़ के रिवाइज नहीं की हुई, उसको भी मसला हो सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इन चीजों को देखना है आपको, क्या ऐसा ऐसा आपके साथ हो सकता है। अब एक स्टूडेंट बोल रहा है मुझे, सर अब हमें बोलते रहते, आप ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं करते, हम बेकार लोग हैं। ये वाली बात नहीं है। बात यह है कि मैं आपको आने वाले खतरात से पहले ही आगाह कर रहा हूं कि ये हो सकती हैं चीजें, तो आप इसके लिहाज से अपनी तैयारी पकड़ लें। नंबर 2, डेप्रिसिएशन 12%। हाँ, कितना कितना बनेगा? 4 लाख का और 60,000 का लेना है ना हमें। अब यहां तो हमें एक्यूमुलेटेड के सामने ही जो है वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2 एक्यूमुलेटेड क्रेडिट होंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहला क्या है? बिल्डिंग, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट। अब देखिए मुझे इसी के सामने कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ रही है? जी, यहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेशन होगी बताइए? आप लिखेंगे भाई 4 लाख की बिल्डिंग थी, इसका 12% जो है डेप्रिसिएशन आएगा। फिर जो, हाँ पूरे साल का, हमें पूरे साल का नहीं चाहिए क्योंकि 5 महीने है ना, अगस्त से दिसंबर 5 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। अब ये चीज आपने कहा पढ़ी थी कि 5 महीने का निकालना डेप्रिसिएशन के टॉपिक में, नॉन करेंट एसेट के टॉपिक में। तो एक बच्चा बोला सर यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हैं उसको ये, तो भाई लेके आएगा ना वो, अगर वो यहाँ पे ये चीज चेक कर लेता है और यहाँ मेथड का, अगर यहाँ मेथड दे देता कि बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से निकालें 5 महीने का, तो वो पूरा फार्मूला आपको यूज करना पड़ता है ना। तो वो इस तरीके से सिंगल एंट्री में आपका डेप्रिसिएशन भी चेक कर सकता है, बैड डेट्स भी चेक कर सकता है, जहां एडजस्टमेंट आ रही है वहां पे वो काफी चीजें चेक कर सकता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी चेक कर सकता है वो आपकी। डाटा दे दे इन्वेंट्री का, यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद फिर आगे चलो। ये एंडिंग इन्वेंट्री लिखी हुई ना 1 लाख, ये 1 लाख एंडिंग इन्वेंट्री है, क्वेश्चन मार्क डाल दे और अलग से डाटा दे दे इन्वेंट्री का, बोले पहले वो इन्वेंट्री कैलकुलेट करो, फिर वो इन्वेंट्री निकल जाएगी तो ये एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आएगा, फिर ये सवाल शुरू होगा, मतलब फिर एंडिंग कैपिटल लिख लेगा, फिर सारे काम शुरू होंगे। बात समझ में आ रही है आपको?
ये जो रेसिबल नजर आ रहा है ना 80,000, ये छुपा ले, डाटा दे रहे एजिंग वाला, तो उसमें से आप टोटल करके निकाल लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स करने पे आया तो एग्जामिनर बहुत कुछ कर सकता है, डरने की जरूरत नहीं है इससे। टॉपिक रिवाइज करें। कितना था ये? 60,000। ये तो मैं मैक्सिमम की बातें कर रहा हूं। 12% मल्टीप्लाई बाय कितना? 5 डिवाइड बाय 12। बच्चा बोल रहा है सर पेपर में दे के आया, आप तो इतना डरा रहे थे, कुछ भी नहीं आया। वो इतनी आसान आसान चीजें आई, वो तो मैंने आराम से कर ली। तो मैंने बोला एज्यूम करो तुम पेपर देने गए और रिवर्स हो जाता, फिर तुम बाहर आके मुझे क्या बोलते, सर अच्छा हुआ मैंने कर ली। वहां तो मैं तो मसला हो जाता मेरे साथ। और अगर आपने नहीं की हुई होती तो आप बाहर आके क्या बोलते, अरे यार मैंने रिवाइज ही नहीं किया और जब मैंने नहीं पढ़ा वही आ गया। क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है आप क्या पढ़ के नहीं आ रहे। हर इंडिविजुअल ये बोलता है मेरे साथ ही होना चाहिए, मैं ये देख के नहीं किया, वही दे दिया इन्होंने। बाकी दूसरे टॉपिक भी तो थे। 19 चीजें पढ़ के जाए, 20वीं चीज नहीं पढ़े, वही आएगी पेपर में। होता है ये, आई एम सॉरी। हाँ बेटा 4,20,000 आ रहा है। 4 लाख का 12% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, 20,000। इसका कितना आ रहा है? 3,000। चलिए अब दोनों को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 23,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन। इसके बाद बताएं कौन सी एडजस्टमेंट बनेगी? जी सैलरी अनपेड, इसकी बनेगी एक्रूड है ये। थर्ड एडजस्टमेंट सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज पेबल या सैलरीज एक्सपेंस। एक्रूड में ना पेबल को रिकॉर्ड करने वाली नरेशन लिखा करें, ज़्यादा वो ज़्यादा सही रहती है। वरना मसला नहीं है, यहाँ तो दोनों लिख सकते हैं। 5,000 और 5,000। इसके बाद बताओ फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बनेगी? जी बेटा लास्ट कमीशन की, अनंत की तो नहीं बनेगी। हाँ मरियम बताओ लास्ट कमीशन की एंट्री क्या बनेगी? अनंत की एडजस्टमेंट बना रही हो ना तुम? तो मैंने आपको बताया था कि डेफर्ड रेवेन्यू की एडजस्टमेंट उस वक्त बनेगी जब ऊपर डाटा में दिया हुआ हो एंडिंग के डाटा में। तो एंडिंग डाटा में तो अनंत दिया हुआ ही नहीं है, तो आप फोर्थ ये तो अनंत कमीशन बाद अनंत है ना 2,000, इसकी एंट्री नहीं बना सकते। इसके आगे जो लिखा हुआ है अन बट नॉट रिसीव्ड, ये रिसीवेबल है, इसकी एंट्री बन सकती है। ईशान बताओ यार, तुम बता दो। हाँ कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। कितने से बनेगी? 3,000। नरेशन टू रिकॉर्ड कमीशन इनकम। देखिए मैंने ये एनालाइज किया आज की क्लास से कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं क्लास में उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है इस टॉपिक में। घर जाके मुकम्मल तौर पे सही तरीके से पढ़ लो। कुछ लोग सही चल रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कर लेना मतलब प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। वो पता है आप लोगों को वो कौन लोग हैं, हर बंदा अपने आप को जानता है। अब आप इसका बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल एंडिंग। कैपिटल एंडिंग कितना है? 8 लाख। ये रहा ना 8 लाख रुपए कैपिटल एंडिंग। तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पर। इसमें क्या ऐड करते हैं बेटा? क्या ड्राइंग ऐड करते हैं। तो ड्राइंग हमारे पास यहाँ मौजूद है। ड्राइंग कितनी है यहाँ पर देखिए, 10,000। मंथली विड्रॉ किया 10,000 और 5 महीने थे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 5 से। तो हम ऐड करेंगे ड्राइंग ₹10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000 यहां पर आ जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा सब टोटल। जी इसके बाद इसमें से क्या लेस करते हैं? एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड बिगिनिंग कैपिटल। तो कैपिटल बिगिनिंग तो सवाल में दिया हुआ है हमें
कितना दिया हुआ है कैपिटल बिगनिंग यहाँ पर 6 लाख रुपए, ये रहा 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, वही हमारा बिगनिंग कैपिटल होगा। और इसके अलावा इसमें ऐड करते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ दी हुई है कितनी, 30,000। एडिशनल इन्वेस्टमेंट ही पर मंथ हो सकती है, हाँ, तो अगर दी हुई है पर मंथ तो उसको ही मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पूरी दी हुई है इन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट पूरे साल की 30,000 रुपये, 30,000 रुपये ले लेंगे। और बिगनिंग कैपिटल कितना था, 6 लाख, दोनों को मिला के यहाँ से लेस कर लेंगे। फिर इसको आप लेस करके जो लेकर आएंगे वो क्या कहलाएगा, दिस इज अनएडजस्टेड प्रॉफिट। अब इसमें क्या करना होता है, लेस करने पड़ते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको एडजस्टमेंट से ही मिलेंगे इसके, क्योंकि वो ये वाले एक्सपेंसेस है जो साल के दौरान, साल के एंड वाले हैं। यहां पर आप एडजस्टमेंट में देखें, एक नजर आ रहा है बैड डेट्स एक्सपेंस ऊपर, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक सैलरी एक्सपेंस, बस और कोई एक्सपेंस नहीं है इसमें। तो 3 एक्सपेंसेस यहां पर मैं लिख रहा हूं, कौन कौन सा, बैड डेट्स एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस। कितना कितना है, 4,000, 23,000 और 5,000, बस ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। अब इनको हम यहां पर टोटल करेंगे और लेस कर लेंगे। दिस इज व्हाट टोटल ऑपरेटिंग, कोई देखिए वही चीज चल रही है जैसे हम पहले कर रहे थे। अब इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, इसको पहले हम लेस करके अपनी इनकम निकाल लें, एंड दिस इज इनकम, लेकिन ये इनकम बिफोर समथिंग है। क्या समथिंग, इस पूरे डाटा को देखें आप, इसमें एक एडिशनल ये डाटा, ये एसेट है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, और एक अनंत की लायबिलिटी ऊपर रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट होता है वो इनकम में ऐड होता है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इनकम में से लेस होती है। रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि अगर ये एसेट यहां पर रिकॉर्ड हो जाता प्रीपेड, तो हमारा कैपिटल ज्यादा निकलता, तो कैपिटल यहां लेके गए ना, तो इनकम भी आपकी ज्यादा आती है। अब इनकम कम आ रही होगी तो ऐड करेंगे, और अगर ये लायबिलिटी अनंत की यहां लिख लेते तो कैपिटल कम आता, कैपिटल कम आता, कम कैपिटल जाता तो इनकम कम होती, तो आप इनकम को इधर ही कम कर लेंगे। तो यहां पर 2 काम करने पड़ेंगे, आप लिखेंगे इनकम बिफोर बताइए, प्रीपेड, व्हाट प्रीपेड, सैलरीज और एंड अर्न कमीशन, 2 चीजें है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट भी है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है। चलो बासित बताओ क्या करूं, बताओ। चले ईजान तुम्हारी पोजीशन ले रहे हैं, ईजान बताओ क्या करूं। ऐड, जी बोलो। प्रीपेड सैलरी ऐड होगी और लेस होगा क्या, अच्छा ये लेस यही लिख लेते, लेस होगा क्या, अनअर्न्ड कमीशन। अब ये दोनों को आप यहां पे कर लें, बल्कि एक काम करते हैं, चलो इधर ही कर लो। प्रीपेड सैलरी कितनी है, 8,000, और अनअर्न्ड कमीशन कितना है, 2,000। प्रीपेड ऐड होगा, अनअर्न्ड लेस होगा, तो ये आपकी इनकम आ जाएगी, सही है। कोई चीज रह तो नहीं गई, दिस इज अवर नेट इनकम। कोई हो सकता है ना कोई एक्सपेंस वगैरह, कोई चीज, इससे सब ले लिया हमने। अब ये हमारी इनकम आ गई। देखिए इसमें कोई फॉर्मेट में कोई नई इजाफी चीज मैं लेके नहीं आया हूं, यही फॉर्मेट है पुराना वाला, ये जो मैंने लिखा था। एक्सपेंस लेस हुए और प्रीपेड, और ये देखिए प्रीपेड ये अनरिकॉर्डेड एसेट था ना, इधर हम ये भी लिख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अपने पास, और अनअर्न्ड लेस अनअर्न्ड, सही है। लेकिन अनरिकॉर्डेड होगा, अनरिकॉर्डेड मतलब ऊपर मौजूद ना हो, ऊपर अगर एंडिंग बैलेंसेस में है फिर तो एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, समझत। अब इसका आप बनवा लें मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आखिरी चीज कैसे बनाते हैं,
करंट एसिड हो जाएगा। एंडिंग डाटा में से करंट एसिड उठाएं पहले। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है और ये 3 करंट एसिड यहां से मिल गए। बाकी करंट एसिड आपको डाटा में तो उठाने पड़ेंगे। एक प्रीपेड मौजूद है, इसके अलावा हमारे एडजस्टमेंट के डाटा में भी हमें कुछ करंट एसिड मिल सकते हैं। कमीशन रिसीवेबल, अच्छा ये गायब हो गया, 2 मिनट। हाँ ये रह गया ना, कमीशन कम 3000, ये भी ऐड होगा। इसी वजह से तो इधर आप एक और चीज ऐड करेंगे, दैट इज कमीशन इनकम। कर सकते हैं, लेकिन जितने भी ये चीजें हैं ना, एक साथ ही इनको आप निपटा सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। ऐड कर लो क्या, कमीशन इनकम। कितनी कमीशन इनकम थी? 3000। अब ये सही करना पड़ेगा। 1,97,000 चले आ जाए। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पहले करंट एसिड्स आएंगे। अब जरा मुझे देख के करंट एसिड लिखवाइएगा। पहले कौन सा है? कैश। सीक्वेंस से आते हैं ना ये। तो कैश कितना मौजूद है? 40,000 एंडिंग एसिड्स में देखें। फिर इसके बाद आएगा अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल कितना लिखा जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस ऑफ डेटर्स भी लेस करना है ना, तो मैं कहाँ लिखूँ इसको? फर्स्ट इनर में, सेकंड इनर में। सेकंड इनर में कितना अकाउंट रिसीवेबल नजर आ रहा है? 80,000। 80,000 में से हमें लेस करना पड़ेगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और ये हमें एडजस्टमेंट में नजर आ रहा था। और ये कितना था? अलाउंस फॉर बैड डेट्स 4,000 था ना, देख लें आप। अलाउंस ऑफ एड्रेस पहली एंट्री में नजर आ रहा है 4,000। अब 4,000 यहां पर लाकर लेस कर लेंगे तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग यहां यूज हो रही है। टाइम नहीं है बेटा हमारे पास। इसके बाद कोई और ऐसी रिसीवेबल वाला, देखिए रिसीवेबल के बाद अलाउंस ऑफ एड्रेस आता है ना, फिर सारे रिसीवेबल्स आते हैं। कोई और रिसीवेबल हमें यहाँ एंडिंग में तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन एडजस्टमेंट में देखिए आपको एक रिसीवेबल नजर आ रहा है, कमीशन रिसीवेबल। तो आप उस कमीशन रिसीवेबल को भी यहाँ लिखेंगे। जितने रिसीवेबल्स हैं सारे यहाँ आ जाएंगे। कमीशन रिसीवेबल कितना है बेटा? 3,000। इसके अलावा आपके पास और कौन से करंट एसेट यहाँ नजर आ रहे हैं? मर्चेंडाइज 1,00,000, तो मर्चेंडाइज भी लिख लें आप। ढूंढ ढूंढ के करंट एसिड लिखने पड़ रहे हैं। और कोई करंट एसिड हमारे पास है या नहीं, इसके लिए एडजस्टमेंट में जाओ। एडजस्टमेंट में जाओ, अलाउंस ऑफ एडेड था, करंट एसिड ले लिया, कमीशन रिसीवेबल भी ले लिया। और सवाल में देखो यहाँ पे कोई करंट एसिड ऐसा तो नहीं है जो अनरिकॉर्डेड था, बताइए कोई ऐसा एसिड? प्रीपेड सैलरी नहीं लोगे? प्रीपेड सैलरी अनरिकॉर्डेड था ना 8,000 का, ये हमने इनकम में ऐड किया, इसे लेंगे आप। प्रीपेड सैलरी को इधर लिखेंगे आप। अनरिकॉर्डेड एसिड हो या लायबिलिटी हो, उसको आप लाजमी भूलिएगा नहीं, वरना फिर बैलेंस शीट बराबर नहीं आएगी। प्रीपेड सैलरीज कितना था? प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड सैलरी था हमारा 8,000, तो 8,000 यहाँ लिखेंगे। और कोई करंट एसिड रहता है? सब हो गए। हमने कहाँ कहाँ तलाश किए हैं? हमने एंडिंग डाटा में तलाश किया, एडजस्टमेंट में तलाश किया, और यहां भी देखा। अब कोई जगह नहीं बची। और कोई और क्या जगह है? खत्म हो गया। अब इसके बाद आप यहां लिख लेंगे दिस इज व्हाट टोटल करंट एसेट्स। अब आप लायबिलिटी नॉन करंट एसिड का पोर्शन बनाएंगे। नॉन करंट एसिड, अभी मैं सही कर लूंगा इसको। नॉन करंट एसिड ने मुझे बताया कौन कौन से नॉन करंट एसिड है आपके पास। पहले सबसे पहले एंडिंग डाटा में तलाश किया जाता है, फिर एडजस्टमेंट में देखा जाता है, और उसके बाद फिर ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, इसमें भी तलाश किया जाता है। कोई रहना नहीं चाहिए। बताइए कौन कौन से नॉन करंट एसिड है अलिशबा? टाइम जाया किए बगैर जल्दी जल्दी बता दो यार। ईजान तुम बता दो। लैंड, बिल्डिंग भी है और इक्विपमेंट भी है।
3 फिक्स एसिड है, तो पहले आप लैंड को लिखेंगे और लैंड को आप लिखेंगे फर्स्ट इनर में। कितना है लैंड? 2 लाख। अब जितने फिक्स एसिड है उन सबको आप, कौन सा फिक्स एसिड है? बिल्डिंग। अब बिल्डिंग कितना था? 4 लाख। ये 4 लाख यहां लिखेंगे आप, 4 लाख है ना बिल्डिंग, और इसमें से लेस करेंगे इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा, लेकिन वो हम ले लेते हैं। पहले हम दूसरा एक और इक्विपमेंट भी लिख लेते हैं। इक्विपमेंट कितना है? इक्विपमेंट 60,000 है। कहां से आया 60,000? देखें एंडिंग डाटा में इक्विपमेंट 60,000 दी हुई। अब इसमें से भी आप इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। इसके लिए आप जाएं और एडजस्टमेंट में देखिए, बिल्डिंग का एक्यूमुलेटेड 20 है, इक्विपमेंट का 3,000 है। तो आप क्या करेंगे? बिल्डिंग का 20,000 लेस करेंगे और इसका कितना लेस करेंगे? 3,000। इसको लेस करके इनकी बुक वैल्यूज यहां लिखी जाएंगी 2 लाख के नीचे। बिल्डिंग के अमाउंट के नीचे बुक वैल्यूज आएंगी इसकी। एक की बुक वैल्यू आ गई 3,80,000 और दूसरे की जो बुक वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 57,000। अब इन सबको सम कर लेंगे आप, तो आपके फिक्स एसिड आ जाएंगे। और कोई फिक्स एसिड है ही नहीं हमारे पास, यही 3 फिक्स एसिड है। $6,37,000 टोटल नॉन करंट एसेट्स। देखिए अगला जो टॉपिक है ना हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाने हैं। अकाउंटिंग साइकिल रिवाइज करके रखें और मिक्स सिंगल एंट्री के लिए कंट्रोल अकाउंट रिवाइज कर लो। अब इक्विटीज में क्या आएगी? लायबिलिटीज। कोई स्टूडेंट बोल रहा है सर कंट्रोल अकाउंट में तो आया ही नहीं था। प्लीज आप कंट्रोल अकाउंट रिवाइज कर लें, नहीं आया चलो। लायबिलिटी बताए कौन कौन सी है? पहले एंडिंग डाटा में तलाश करेंगे। अकाउंट पेबल, लोन पेबल, पहले इनको लिख लें। और इनकी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो अकाउंट्स पेबल और लोन पेबल पूरा पूरा ले लेंगे। लोन पेबल, अकाउंट पेबल कितना है बेटा? 30 और 50 हो गया ये। 30,000 ये ले लेंगे और 50,000 ये ले लेंगे। अब देखिए आपने क्या किया? एंडिंग डाटा में से लायबिलिटी ले ली और एडजस्ट नहीं हुई ना वो, क्योंकि एडजस्टमेंट में नहीं आई। अब आपको एडजस्टमेंट से लायबिलिटी लेनी है। एडजस्टमेंट में देखिए एक ही लायबिलिटी नजर आ रही है, सैलरी पेबल। ये रही सैलरी पेबल, 5,000 रुपये ले लेंगे आप। यहां पर आप जाएंगे और सैलरी पेबल लिखेंगे 5,000। इसके बाद जब आपने ये लायबिलिटी भी ले ली, तब आपको टोटल नहीं करनी। अब आप इसमें देखेंगे कि इधर कोई लायबिलिटी तो नहीं है जो अनरिकॉर्डेड थी। बताए ना बेटा, अनअर्न्ड कमीशन 2,000। 3 जगहों पे चीजों को तलाश करना है बैलेंस शीट बनाते वक्त, एंडिंग डाटा में, एडजस्टमेंट में और जो एडिशनल डाटा दिया हुआ है उसमें। और क्या तलाश करेंगे? अनअर्न्ड कमीशन। उंगली नहीं हिलानी, तलाश करना है, उंगली हिलाते रह जाओगे। अनअर्न्ड कमीशन कितना है? 2,000। अब वो हाँ उंगली तो हिलाई जा रही है, याद नहीं आ रहा कि उंगली मैंने क्यों हिलाई थी, तो मसला खराब हो जाएगा। टोटल कर लिया, दिस इज टोटल लायबिलिटीज। कुछ लोग होते हैं वो तेज पढ़ते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, तो कुछ लोग उसमें चलाक होते हैं, वो बोलते हैं यार मैं पढ़ रहा हूं ना, बस नहीं मुझे ही पढ़ना चाहिए बस। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। इक्विटीज में क्या आएगा बेटा? ऑनर्स इक्विटी। और ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल बिगिनिंग 6 लाख था ना सवाल में, 6 लाख ही था बेटा। ये देखिए 6 लाख शुरू में लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुई थी। अब इसमें क्या करेंगे? इनकम को ऐड करेंगे, नेट इनकम, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करेंगे। दोनों चीजें हैं हमारे पास। नेट इनकम कितनी है? 1 लाख कितनी थी भाई? 1,97,000 ये लिखी हुई, सही है जी बेटा। 1,97,000 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ये यहां पे डाटा में मिल जाएगी आपको। कितनी थी बेटा? 30,000। वो ड्राइंग थी बेटा, 50,000 तो ड्राइंग थी। थोड़ा टाइम रहता है, कर लेंगे इसको कंप्लीट। पढ़ने में भी इतनी एफिशिएंट बन जाओ।
इसको ऐड किया, अब इसको सम करके सब टोटल निकाल लेंगे, एंड दिस इज अवर सब टोटल। अब इसमें से आपको ड्राइंग लेस करनी है, लेस ड्राइंग खत्म होने वाला है ना। ड्राइंग कितनी थी बेटा? 50,000। हमने पीछे 50,000 ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करके दिखा दी थी। अब यहाँ पे डायरेक्ट ले जाएंगे और ये लेस करके देखें, हमारा आ गया ये टोटल ऑनर्स इक्विटी। मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि आप किस तरीके से मालूम, एंडिंग कैपिटल पहले कुछ और आ रहा था ना, 8 लाख आ रहा था, ये 7,77,000 आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसको आप जरा टैली करके घर में कोशिश कीजिएगा। प्लस करेंगे इन दोनों को, ये हमारे पास आ गया टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटीज। ओके, ये बराबर हो गया। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करें भाई खुदा के लिए, अकाउंटिंग साइकिल रिवाइज कर लें, कंट्रोल अकाउंट रिवाइज कर लें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।